लिंक पे से सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने स्टडी किया था मॉर्फोलॉजी में जो सेक्शन वो फ्लावर ऑन वर्ड था, फ्लावर के बारे में। उसके बाद इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ा था और फ्लावर के जो पार्ट्स थे उनमें आपने पढ़ा था कैलिक्स, करोला। अगर दोनों अलग अलग है तो मोनोकॉट में दोनों की जगह एक कॉमन वर्ल आएगा, पेरियंथ। तीनों के लिए जो एप्लीकेबल है दैट इज एस्टिवेशन, अरेंजमेंट ऑफ सेपल, पेटल और टेपल, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक था। एंड आफ्टर दैट हमने एंड्रोशियम स्टार्ट किया था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। उसमें एक स्टेमन का स्ट्रक्चर पढ़ा था। एक स्टेमन में 2 एंथर लोब होंगे, 1 फिलामेंट होगा। बाहर से वो 2 एंथर लोब है यानी 2 चैम्बर दिखाई देंगे तो डाइथीकस बोला जाएगा। जब उसे ट्रांसफर सेक्शन में स्टडी करोगे देन ईच चैम्बर कंसिस्ट ऑफ 2 pollen sac और माइक्रोस्पोरेंजिया, सो टोटल 4 विल बी देयर। सो अकॉर्डिंगली वो डाइथीकस टेट्रास्पोरेंजिएट टाइप का एंथर हो गया। एक्सेप्शन भी पढ़ा था आपने मालवेसी, वो आपको याद रखना है कि मालवेसी में जो है वो मोनोथीकस होगा या बाइस्पोरेंजिएट टाइप का एंथर प्रेजेंट होगा और स्टेमन प्रेजेंट होगा। फिर उसके बाद हमने स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर कहा जाए कि वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो वो कंसिडर किया। जितने भी प्रेजेंट हैं किसी प्लांट में, वो किसी फ्लावर में बेसिकली अगर कहा जाए, अभी हम फ्लावर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो जितने भी स्टेमन किसी फ्लावर में प्रेजेंट है या तो वो सारे के सारे फ्री होंगे या सारे फ्यूज होंगे। फ्यूजन केवल तभी एप्लीकेबल है, फ्री या फ्यूजन, जब मोर देन 1 स्टेमन आएगा। तो हमें यहीं से स्टार्ट करना है कि अगर स्टेमन का नंबर फ्लावर में 1 है सो सिंपली हम यूज करते हैं वर्ड मोनेंड्रस। अगर स्टेमन में का नंबर फ्लावर में या एंड्रोशियम में 1 से ज्यादा है तो 2 ऑप्शन थे हमारे पास कि या तो सारे फ्री होंगे या सारे फ्यूज होंगे। अगर वो सारे फ्री होंगे तो वर्ड आ जाएगा पॉलीएंड्रस। जितना भी नंबर होगा, नंबर तो मेंशन कर ही दिया जाएगा। अगर अनकाउंटेबल नंबर है तो इनडेफिनिट का साइन बना के उसे कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन वो सारे फ्री हो जाएंगे। अब अगर फ्यूज्ड है तो फिर हमें आज की क्लास यहीं से स्टार्ट करनी है कि स्टेमन अगर फ्यूज है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है ना, क्या क्या टर्म्स हम यूज करने वाले हैं, उन कंडीशंस को कैसे हम टर्म्स में लेके आएंगे। चैट बॉक्स में चलते हैं तो कौन कौन आ गया? ऑलमोस्ट सारे। तान्या, दीपांशु, रितु, श्लोक, अयाज, ब्यूटी, अंशिका, रितु, हर्षिता, विधि, बरखा, कनिका, फरहीन, शिवानी, रैनी, समीर, साक्षी। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टोटल 24 मुझे दिखाई दे रहे हैं टॉप चैट में। हिमांशु पंडित गुड मॉर्निंग, सदाफ अंसारी हेलो, हाय बेटा। विश्वजीत राय गुड मॉर्निंग। सो एक वार्म गुड मॉर्निंग विंटर के टाइम पे। और अब हम अपना कंटेंट पे चलते हैं जहां से कल हमने स्टार्ट किया था, दैट इज ब्रीफ। हम यही स्लाइड ले लेते हैं। हमने एंड्रोशियम के बारे में देखा था, एक स्टेमन भी बनाया था इसी पेज पे। इट लुक्स लाइक दिस। ये 2 एंथर लोब हो गए, दोनों के लिए एक कॉमन फिलामेंट हो गया। सो दिस इज अ काइंड ऑफ स्टेमन, है ना। नॉर्मली स्टेमन ऐसा ही होता है ना। अलग अलग केस में अलग अलग बनेंगे, लेकिन अभी हम नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं। तो नॉर्मली जो स्टेमन का शेप आएगा वो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो एक तो ये हमें चीज याद रखनी है ना। अब फिर इसको डाइथीकस, टेट्रास्पोरेंजिएट, अगर मोनोथीकस बनाना है तो इट लुक्स लाइक दिस। ये मोनोथीकस बन जाएगा, है ना। सिंगल फिलामेंट आएगा, ऊपर एक सिंगल चैम्बर आ जाएगा तो मोनोथीकस हो जाएगा, है ना। अगर स्टेराइल है तो स्टेमिनोड कहते हैं, वो आपने पढ़ ही लिया था, है ना। अब हम बात कर रहे थे बेसिकली नंबर की, कि अगर हम यहाँ पे पैरामीटर लेते हैं नंबर ऑफ स्टेमन, अगर हम नंबर ऑफ स्टेमन पे जाएंगे तो बेसिकली हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो 1 स्टेमन होगा या मोर देन 1 होगा, 1 से ज्यादा। अगर 1 है तो ये कंडीशन मोनेंड्रस हो गई, ऊपर लिखा हुआ है। अगर 1 से ज्यादा है तो फिर यहाँ 2 पॉसिबिलिटी है, या तो सारे फ्री होंगे, ऑल आर फ्री। फिर अगर सारे फ्री है तो क्या कहलाएंगे? देन इनको हम बोलेंगे पॉलीएंड्रस। और फिर अगर फ्यूज्ड है, ऑल आर फ्यूज्ड, तो फिर यहां से 2 पॉसिबिलिटी आएंगी कि वो आपस में फ्यूज है तो कहलाएगा कोहेशन ऑफ स्टेमन,
और अगर वो किसी और चीज से जुड़े हुए हैं तो कहलाएगा एडहेशन ऑफ स्टेमेन, है ना। इट लुक्स लाइक दिस, हमें जो पढ़ना है इस तरीके से आप इस चीजों को समझ सकते हैं कि स्टेमेन नंबर में एक है तो मोनेंड्रस सिचुएशन हो गई। अगर एक से ज्यादा है तो दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो सारे फ्री या सारे फ्यूज्ड। अगर सारे फ्री है तो पॉलीएंड्रस। पॉलीएंड्रस के एग्जाम्पल आगे हम पढ़ेंगे। आप जैसे अगर बात करेंगे सोलेनेसी फैमिली में तो पांचों स्टेमेन अलग अलग होते हैं और लिलिएसी फैमिली में जुड़े होंगे। सोलेनेसी में भी हालांकि एपीपेटलस कंडीशन आएगी, है ना। और अगर हम ब्रासिकेसी का एग्जाम्पल ले ले तो वहां तो सारे ही अलग अलग है, वहां कोई किसी से जुड़ा नहीं होता, तो 6 स्टेमेन है, सब अलग अलग हो जाएंगे। तो वहां पे आप पॉलीएंड्रस वर्ड यूज कर सकते हैं कि सब वो फ्री है। अगर फ्यूज्ड है तो फ्यूज कैसे है ये बात आती है, या तो आपस में फ्यूज होंगे, आपस में फ्यूजन होगा तो कोहेशन कहलाएगा। कोहेशन ऑफ स्टेमेन मींस फ्यूजन अमंग देमसेल्फ, आपस में फ्यूज होंगे तो कोहेशन बोलेंगे। अगर किसी और पार्ट से फ्यूज है देन उसको एडहेशन बोल दिया जाएगा। एडहेशन का मतलब है कि स्टेमेन फ्लावर के किसी और पार्ट से, अब फ्लावर का कौन सा पार्ट होगा दैट डिपेंड्स, इट मे बी सेपल, इट मे बी पेटल, अगर दोनों की जगह कॉमन हुआ तो इट मे बी टेपल, पेरियंथ, और या फिर अंदर की तरफ फ्यूजन होगा तो गाइनीशियम है अंदर, कार्पेल, तो कार्पेल से भी स्टेमेन जो है वो फ्यूज हो सकता है। तो कोहेशन और एडहेशन हमें अभी दो चीजें पढ़नी है। फिर इसके बाद हम जाएंगे स्टेमेन की लेंथ पे कि वो लेंथ में भी वेरिएबल होते हैं। पहले हम कोहेशन और एडहेशन कंप्लीट करते हैं। अब बात आती है, यहां तक हमने कल कुछ कर लिया था, कोहेशन ऑफ स्टेमेन, है ना। कोहेशन का मतलब क्या होगा, इसको अगर आप लिखेंगे तो ये कहलाएगा फ्यूजन अमंग देमसेल्फ। आपस में अगर फ्यूज हो गए तो ये क्या कहलाएगा, कोहेशन ऑफ स्टेमेन कहलाएगा, है ना। इसको क्या बोलेंगे, कोहेशन बोलेंगे। अब आपस में फ्यूज कैसे होंगे, मान लीजिए एक स्टेमेन का स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे हैं। स्टेमेन के स्ट्रक्चर में क्या है कि एक तो ऊपर आएगा एंथर लोब, दो आएंगे, यूजुअली डाइथिकस होता है, तो नीचे आता है फिलामेंट। ऐसे भी हो सकता है कि स्टेमेन ऊपर से फ्री है, नीचे से जुड़े हैं, यानी फिलामेंट से फ्यूजन हुआ, एंथर सारे फ्री है। उल्टा भी हो सकता है कि एंथर से जुड़े हैं, नीचे से फिलामेंट अलग अलग है, या पूरे के पूरे जुड़े हो सकते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक एंटायरली फ्यूज्ड, उसका एंथर भी जुड़ा होगा और उसका फिलामेंट भी जुड़ा होगा। तो पूरे हो सकते हैं, ऊपर से जुड़े या नीचे से फ्री, या नीचे से जुड़े हैं और ऊपर से फ्री। तीन पॉसिबिलिटी यहां भी आ जाएंगी, है ना। सो कोहेशन ऑफ स्टेमेन में भी हमारे पास तीन अलग अलग ऑप्शन है। यहां से अगर हम देखेंगे तो एक पहला ऑप्शन ये है कि फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब हम कोहेशन की बात कर रहे हैं केवल, है ना, फ्यूजन बाय फिलामेंट ओनली। तो जब केवल फिलामेंट फ्यूज होता है तो इसे टर्म में एडल्फी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एडल्फी। एडल्फी का मतलब है जब स्टेमेन फ्यूज होते हैं बाय फिलामेंट ओनली, केवल स्टेमेन का फिलामेंट नीचे से जुड़ेगा, ऊपर से सबके एंथर्स अलग अलग होंगे, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, इसे एडल्फी बोला जाता है। अब जब ये जुड़ेंगे नीचे से तो एक ग्रुप में जुड़ जाएंगे, मान लीजिए 1000 स्टेमेन है, 100 ऑफ स्टेमेन्स है, सब नीचे एक साथ जुड़ गए तो एक ग्रुप बन गया तो मोनो एडल्फस हो गया। अगर हमने दो ग्रुप बना दिए तो डाई एडल्फस हो गया। अगर दो से ज्यादा ग्रुप बना दिए तो पॉली एडल्फस हो गया। तीनों ही टर्म एनसीईआरटी में दिए हुए कि ये फिर फर्दर अलग अलग टाइप का है, दिस इज कॉल्ड मोनो एडल्फस। मोनो एडल्फस का मतलब क्या है, ऑल इन वन ग्रुप, सारे के सारे एक ग्रुप में है। एग्जाम्पल क्या आएगा, चाइना रोज, सबने गुड़हल में देखा होगा, गुड़हल के फ्लावर में ये अंदर एक ट्यूब नजर आती है आपको, इसके अंदर से आगे जाके यहाँ पे कार्पल बन जाएंगी, 5 कार्पल होती है ना। स्टेमेन कहाँ पे, इस पे, ये स्टेमेन है। स्टेमेन कैसा होता है, मोनोएंड्रस होता है, सॉरी मोनोथीकस। अभी आपने चाइना रोज का एग्जाम्पल क्या लिखा था, मालवेसी। तो सबके आप देखोगे तो नीचे फिलामेंट जुड़े हुए, सबके एंथर फ्री है ना। ये जो स्ट्रक्चर बनेगा सेंटर में, ये क्योंकि स्टेमेन के नीचे वाले स्ट्रक्चर फिलामेंट के फ्यूजन से बनता है, इसको हम बोलते हैं स्टेमिनल ट्यूब, दिस इज कॉल्ड स्टेमिनल ट्यूब। कितने होंगे वो नहीं पता, नंबर में ये कितने हैं वी काउंट नो, हम काउंट भी नहीं कर सकते। एक फ्लावर में कर लोगे दूसरे फ्लावर में कुछ और नंबर आ जाएगा, तो इनका नंबर कितना है इनडेफिनेट होता है, तो इनडेफिनेट का साइन बना दिया जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि सारे के सारे जुड़ जाएंगे और नीचे की तरफ जुड़ेंगे तो बाई फिलामेंट फ्यूजन हुआ और एक नीचे ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसको स्टेमिनल ट्यूब बोलते हैं। इसको आप पूरी ट्यूब को अलग कर सकते हो, अगर आप
जैसे डाइसेक्शन होता है एनिमल का, वैसे फ्लावर का भी होता है। तो फ्लावर को अगर हम डाइसेक्ट करते हैं तो उसमें हम इस पूरी ट्यूब को अलग करके निकाल सकते हैं। जैसे 12th में आप एक टर्म पढ़ते हैं इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन ए बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है, जैसे चाइना रोज होता ही है, तो उसमें क्या होगा कि हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिमूव करेंगे, तो उसके लिए हमें इमैस्कुलेट करना पड़ेगा। मैस्कुलाइन मेलनेस के लिए ई उसको हटाना है, तो इमैस्कुलेट करना मींस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिमूव करना। क्यों करते हैं वो हम 12th में देखेंगे, बट अगर हम करें तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो मैंने आपको ड्रॉ किया है ये अलग हो जाएगा। तो ये सारे के सारे एंथर्स है वो फ्री, सबके फिलामेंट नीचे आए, जुड़ गए, एक ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर बना दिया जिसको स्टेमिनल ट्यूब बोला। कंडीशन क्या बन गई, मोनो एडल्फस। मोनो मतलब वन, एडल्फी सबके फिलामेंट जुड़े हैं एक ग्रुप में। एग्जाम्पल चाइना रोज। चाइना रोज की जगह अगर कॉटन या लेडी फिंगर भी लिखा है तो भी आंसर वही आएगा, बिकॉज कल डिस्कस किया ही था, मालवेसी फैमिली के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब एक दूसरी कंडीशन आएगी कि सारे दो ग्रुप में हो, तो डाई एडल्फस, ऑल इन टू ग्रुप। जैसे फैबेसी फैमिली है, मैं फैमिली ही लिख दे रहा हूं, आपकी बुक में पी या बीन्स लिखा होगा। तो फैबेसी फैमिली में क्या होता है कि टोटल 10 स्टेमेन होते हैं, आगे हम फैमिली डिस्कस करेंगे। तो जब टोटल 10 स्टेमेन होंगे तो 10 में क्या होगा, 9 एक साथ होंगे और एक अलग होगा। तो टोटल 10 स्टेमेन के दो ग्रुप बन गए, 9 एक साथ, उनके फिलामेंट जुड़ गए हैं और एंथर फ्री है, दैट एडल्फी वाली कंडीशन, और एक अकेला हो गया तो उसको लिखा जाता है डाई एडल्फस। आप जैसे एंड्रोशियम आगे फ्लोरल फार्मूला में ए बनाएंगे तो ए में 9 यानी कि वो ब्रैकेट बना दिया, ये फ्यूजन को शो करते हैं, और एक अलग हो गया, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड डाई एडल्फस। ए 9 ब्रैकेट में +1। अगर हम चाइना रोज के लिए लिखेंगे तो कैसा आएगा, इट इज लाइक ए, और नंबर ऑफ स्टेमन नहीं पता है, इनडेफिनिट है तो उसका साइन, बट सारे जुड़े हुए हैं। हालांकि हमें मालवेसी का फ्लोरल फार्मूला नहीं लिखना है, बट फिर भी यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर हम उसको रिप्रेजेंट करें तो नंबर ऑफ स्टेमन इज इनडेफिनिट, तो इनडेफिनिट का साइन बना दिया, बट सारे फ्यूज है इन वन ग्रुप, तो हमने इनडेफिनिट को ब्रैकेट में बंद कर दिया। ब्रैकेट लगाने का मतलब है फ्यूजन, तो ब्रैकेट लगा दिया तो ये फ्यूज हो गए। ए स्टैंड फॉर एंड्रोशियम। ऐसे ए 9+1 लिख दिया, इसका मतलब 9 फ्यूज होके एक ग्रुप बनाएंगे, एक अकेला फ्री होगा। टोटल 10 स्टेमन इन 2 ग्रुप, कंडीशन विल बी डाई एडल्फस। एग्जाम्पल फैबेसी। फैबेसी में बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे, सारे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अगर 2 से ज्यादा ग्रुप है तो फिर ये पॉली एडल्फस आ जाएगा। ऑल इन मोर देन 2 ग्रुप्स। एग्जाम्पल में सिट्रस। सिट्रस मींस लेमन, ऑरेंज, लाइक दिस। तो सिट्रस के अंदर क्या होगा कि 2 से ज्यादा ग्रुप है। अब जब 2 से ज्यादा ग्रुप होंगे तो फिर कंडीशन क्या कहलाएगी, पॉली एडल्फस। यहां ये भी नहीं पता हमें कि कितने ग्रुप होते हैं, अलग अलग सिट्रस के फ्लावर में अलग अलग ग्रुप्स बनते हैं, और एक ग्रुप में कितने स्टेमन होंगे दैट इज ऑल्सो नॉट फिक्स। एक ग्रुप में 5 भी होंगे, एक ग्रुप में 7 भी होंगे, एक में 4 भी होंगे, इस तरीके से वेरिएबल है। तो जो फ्लावर आपके हाथ में होगा उस फ्लावर में क्या कंडीशन है वो आप बता सकते हो। बाकी पूरे ट्री पे, पूरे प्लांट पे कितने फ्लावर्स हैं, सबकी कंडीशंस पॉली एडल्फी के हिसाब से अलग अलग आएगी। तो मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस, पॉली एडल्फस, चाइना रोज, फैबेसी, सिट्रस, ये सब आपको याद रखना है ना। ये हुआ फ्यूजन बाय फिलामेंट ओनली, इतना तो एनसीईआरटी ने दे दिया। अब इससे आगे 2 टर्म है जो हमें पढ़ने एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा टर्म्स क्या होंगे, सेकंड पोजीशन देख लेते हैं। सेकंड क्या है, अगर हम केवल एंथर फ्यूज करें, उनके फिलामेंट फ्री कर दें, दिस इज कॉल्ड फ्यूजन बाय एंथर ओनली। ये कंडीशन हो जाए। अब इसमें जो नाम दिया जाता है, जो कंडीशन यूज की जाती है, उसको बोला जाता है सिंजिनेशियस, है ना, सिंजिनेशियस। अब ये कहां पे है, ये सनफ्लावर के अंदर है। एग्जाम्पल क्या है, सनफ्लावर। यहां पे क्या है, 5 होते हैं एक्चुअली, 1 2 3 4 5 मैंने ऐसे ही बना दिए, सबके अंतर जुड़ गए, सबके फिलामेंट अलग है। ये सब डायग्राम के हिसाब से मैंने बनाया ताकि आप इसको देख सको, है ना। तो इसको आप देखोगे तो इट लुक्स लाइक, यहां पे लिखोगे तो ये क्या है, ये 5 है, ये फ्री है। 5, एक मिनट में लिख देता हूं फिर हट जाऊंगा। 5 फ्यूज्ड
है ना, यू है बेटा ये, है ना, 5 फ्यूज्ड एंथर, 5 फ्री फिलामेंट। इसको बोलते हैं सिंजिनेशियस। सिंजिनेशियस का मतलब ये कंडीशन है कि 5 होंगे, फिक्स है यहाँ पे 5 होंगे, है ना। सनफ्लावर की फैमिली में 5 स्टेमेंस होते हैं इन ए फ्लावर। सो एंड्रोशियम में 5 स्टेमेन है, तो पांचों स्टेमेन ऊपर से जुड़ गए, उनके एंथर जुड़े हुए, उनके फिलामेंट पांचों के अलग अलग होंगे। तो जब फ्यूजन केवल एंथर से होगा तो कंडीशन क्या कहलाएगी, सिंजिनेशियस, है ना। और फिलामेंट से क्या कंडीशन होती है, मोनोएडल्फस, डाइएडल्फस, पॉलीएडल्फस, देयर आर 3 ऑप्शंस, है ना। तो ये आपको याद रखना है ना। ब्यूटी ने लिखा है सर लास्ट मोर देन 2 ग्रुप क्या है। मोर देन 2 ग्रुप बेटा स्टेमेन के ही है, स्टेमेन ही तो पढ़ रहे हो आप। 2 से ज्यादा ग्रुप बन जाएंगे, 2 ग्रुप बनेंगे, 1 ग्रुप बनेगा, तो नाम सिंपल दिए गए, मोनोएडल्फस, डाइएडल्फस, पॉलीएडल्फस। मोर देन 2 ग्रुप का मतलब है जितने भी स्टेमेन है उनके ग्रुप, मान लीजिए 10 स्टेमेन है या 50 स्टेमेन है, अब इसके कितने ग्रुप बनेंगे नहीं पता, 2 से ज्यादा बनेंगे ये पता है। आप 4 बना लीजिए, आप 7 बना लीजिए, मतलब 10 को आप 4 में डिवाइड कर लो, 10 को आप 50 को जो है वो 7 में डिवाइड कर लो, और किसमें कितने रखने हैं वो भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता यहाँ पे, बस ये पता है कि 2 से ज्यादा ग्रुप होंगे। तो जब 2 से ज्यादा ग्रुप होते हैं तो उसको हम पॉलीएडल्फस बोलते हैं, है ना। इसके नीचे जो कंडीशन लिखी है सिंजिनेशियस, वहां कोई डाउट ही नहीं है, एक ही एग्जाम्पल है सनफ्लावर की फैमिली में, ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वहां स्टेमेन ऊपर से जुड़े हुए हैं, उनके एंथर फ्यूज हो जाते हैं, उनके फिलामेंट फ्री हो जाते हैं। तो 5 फ्यूज्ड एंथर, 5 फ्री फिलामेंट। अब इस कंडीशन को टेक्निकल टर्म में सिंजिनेशियस कहा जाता है। सिंजिनेशियस भी कोहेशन को ही रिप्रेजेंट करती है, बट यहाँ पे स्टेमेन में केवल एंथर फ्यूज होगा, उनके फिलामेंट्स फ्यूज नहीं होंगे, है ना। अगर हम ऊपर से नीचे तक सारा फ्यूज कर दें तो थर्ड कंडीशन आ जाएगी, सी, एंटायरली फ्यूज्ड स्टेमेन। स्टेमेन में 2 ही पार्ट थे, एंथर और फिलामेंट, अगर दोनों फ्यूज कर जाएंगे तो इस कंडीशन को बोलते हैं सिनएंड्रस। सिनएंड्रस ये कहां मिलेगी आपको, ये कुकरबिट्स में मिल जाएगी। कुकरबिट्स में भी 5 ही होते हैं, 5, तो 5 में क्या है, इनका पूरा 5 कंप्लीटली फ्यूज्ड स्टेमेन, ऊपर से नीचे तक सारा। तो यहां पे सारी चीजें फ्यूज हो जाएंगी, 5 कंप्लीटली फ्यूज्ड अगर होंगे तो ये पॉसिबिलिटी आएगी। क्लियर। ठीक है। सो इस पूरे पेज पे हमने डिस्कस किया वो 5 कंडीशंस जो कोहेशन ऑफ स्टेमेन को रिप्रेजेंट करती है ना। मोनोएडल्फस, डाइएडल्फस, पॉलीएडल्फस, सिंजिनेशियस, सिनएंड्रस। इसमें से सॉरी, इसमें से सिंजिनेशियस एंड सिनएंड्रस एनसीईआरटी में नहीं है, मोनोएडल्फस, डाइएडल्फस, पॉलीएडल्फस एनसीईआरटी में है, बट आपको बाकी दोनों भी याद रखनी है ना। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, एडहेशन ऑफ स्टेमेन। अगर स्टेमेन किसी और चीज से जुड़े तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, और क्या फ्लावर में है। फ्लावर में स्टेमेन के अलावा और क्या होता है, सेपल होते हैं, पेटल होते हैं। अगर दोनों की जगह कॉमन होगा तो पेरियंथ आएगा, और स्टेमेन हो ही गए आपस में, और स्टेमेन के अंदर क्या आएगा, गाइनीशियम। तो या तो स्टेमेन पेटल और टेपल से जुड़ सकते हैं, या स्टेमेन जो है वो कार्पल से अंदर जुड़ सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी आ जाएंगी, इनको बोलेंगे एडहेशन। एडहेशन का मतलब है फ्यूजन विद अदर फ्लोरल पार्ट, किसी और फ्लोरल पार्ट से अगर वो फ्यूज करेंगे तो उसको हम एडहेशन ऑफ स्टेमेन बोलेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या हम पढ़ेंगे, एडहेशन ऑफ स्टेमेन पढ़ेंगे। चलिए, yes, this is adhesion of stamen. Adhesion means fusion with other floral part. अगर किसी और फ्लोरल पार्ट से फ्यूज होंगे देन उसको बोला जाएगा
ये है ना, शिवानी ने लिखा है टेपल, अंशिका ने भी लिखा है टेपल। हाँ, यूनिट ऑफ पेरियंथ को क्या कहेंगे? प्रशांत, कल पढ़ा तो था बेटा आपने, टेपल, है ना, पेरियंथ की यूनिट को टेपल बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पॉसिबिलिटी क्या है? यहाँ पॉसिबिलिटी हमारे पास है, पहली पॉसिबिलिटी है दिस इज कॉल्ड एपीपेटलस। एपी मतलब एबव, पेटलस मतलब पेटल। तो स्टेमन किसके साथ फ्यूज कर गया? स्टेमन फ्यूजेस विद पेटल। अगर वो पेटल के साथ फ्यूज कर जाएगा तो क्या कहलाएगा? एपीपेटलस कहलाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखनी है कि स्टेमन फ्यूजेस विद पेटल इज कॉल्ड एपीपेटलस। क्लियर? यहाँ पे एग्जांपल हमें क्या पढ़ना है? आगे हमें पढ़ना है फैमिली सोलेनेसी। सोलेनेसी के अंदर जो है वो ये फीचर आपको मिलेगा, एपीपेटलस। इसी तरीके से एक और कंडीशन आएगी एपीफिलस। बुक में एपीफिलस है, आप इसको एपीटेपलस कह सकते हो, यानी स्टेमन फ्यूजेस विद टेपल। टेपल किसकी यूनिट है? अभी आपने पूछा पेरियंथ की, है ना। एग्जाम्पल क्या मिलेगा? आगे फैमिली पढ़ेंगे लिलिएसी, उसमें आपको यही मिलेगा, है ना। तो ये दोनों तो हमें आगे सिलेबस में हमारे हैं, इनके एग्जाम्पल्स मैंने फैमिली मेंशन कर दी, अभी हम फैमिली पढ़ेंगे तो उसमें आपको एग्जाम्पल्स इनके मिलेंगे। नाउ थर्ड कंडीशन इज, अब पेटल हो गया बाहर की तरफ, मतलब एंड्रोशियम अगर ये है तो इससे पहले आएगा पेटल, और अगर कैलिक्स करोला अलग अलग होंगे तो इससे पहले आ जाएगा पेरियंथ। एंड्रोशियम बीच में हो ही गया। एंड्रोशियम के अंदर क्या आएगा? कार्पेल। तो एक कंडीशन ये भी है, इसको बोलते हैं गाइनेंड्रस। गाइनेंड्रस में क्या होगा? स्टेमन फ्यूजेस विद कार्पेल, कार्पेल के साथ फ्यूज कर जाएगा। एग्जाम्पल क्या आएंगे? ऑर्किड्स या कैलोट्रोपिस। तो ये आपको याद रखना है कि तीन कंडीशन यहाँ पे हैं जो एडहेशन को शो करती हैं, है ना। एडहेशन और एडल्फी में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, एडल्फी कोहेशन में पार्ट था, एडहेशन अलग है, एडल्फी यानी कोहेशन अलग है, क्योंकि कई बार मिस्टेक हो जाती है कि एडहेशन और एडल्फी सिमिलर टर्म्स हमें लगने लगते हैं, तो वो चीज़ों पे नहीं जाना है। एडल्फी और एडहेशन ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। एडहेशन में तीन पॉसिबिलिटीज हैं, हमें तीन पढ़नी है। पेटल के साथ स्टेमन हो सकते हैं, एपीपेटलस, और पेरियंथ की यूनिट यानी टेपल के साथ स्टेमन हो सकते हैं, लिलिएसी। एपीफिलस एनसीईआरटी में है। और कार्पेल के साथ भी स्टेमन जोड़ सकते हैं, गाइनेंड्रस, एग्जाम्पल ऑर्किड या कैलोट्रोपिस। सो दीज आर द थ्री कंडीशंस रिगार्डिंग विद द एडहेशन ऑफ स्टेमन। तो कोहेशन हो गया, एडहेशन हो गया, है ना। हम नंबर से बेसिकली पढ़ रहे थे कि स्टेमन का नंबर एंड्रोशियम में या फ्लावर में कितना होगा। तो नंबर 1 है तो मोनेंड्रस, अगर बहुत सारे हैं तो दो पॉसिबिलिटी थी, या तो सारे फ्री होंगे या सारे फ्यूज होंगे। अगर बहुत सारे हैं और सारे फ्री हैं तो कंडीशन आएगी पॉलीएंड्रस, जिसके एग्जाम्पल में मैंने ब्रेसिकेसी बताया था अभी, मस्टर्ड। अगर फ्यूज होते हैं तो फिर दो पॉसिबिलिटी है कि फ्यूजन आपस में हुआ या फ्यूजन किसी और चीज से हुआ। अगर फ्यूजन आपस में हुआ तो कोहेशन ऑफ स्टेमन, अगर किसी और चीज से हुआ तो एडहेशन ऑफ स्टेमन। फिर हमने कोहेशन को पढ़ा कि कोहेशन में जब फ्यूजन होगा आपस में तो आपस में किस हिस्से से होगा। अगर एंथर से होता है तो अलग वर्ड था, सिनजिनेशियस। अगर फिलामेंट फ्यूज होते हैं तो एडल्फी, उसमें भी तीन पॉसिबिलिटी, मोनो एडल्फी, डाई एडल्फी, पॉली एडल्फी। और अगर पूरा स्टेमन फ्यूज कर जाएगा तो सिनेंड्रस। फिर अगर किसी और चीज से फ्यूज हो रहा है तो आपके सामने है एडहेशन। एडहेशन में फिर पॉसिबिलिटी हमारे पास है कि पेटल से जुड़ गया तो एपीपेटलस, टेपल से जुड़ गया तो एपीफिलस, कार्पेल से जुड़ गया तो गाइनेंड्रस। सो दीज आर द कंडीशंस जो एडल्फी को शो करते हैं, है ना। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आता है रिलेटिव लेंथ ऑफ स्टेमन। जहां पे आप एंड्रोशियम एनसीईआरटी में पढ़ोगे वहां सिर्फ नीचे ये लाइन लिखी हुई है कि स्टेमन की लेंथ वेरिएबल होती है, स्टेमन में वेरी इन लेंथ, बस केवल इतना दिया हुआ है। और नीट 16-17 में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो ये कि वहां पे बहुत सारे प्लांट्स के नाम मेंशन है और उन्होंने कहा कि इनमें से कितने एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनमें स्टेमन की लेंथ वेरिएबल होती है। एनसीईआरटी ने तो कुछ नहीं दिया एग्जाम्पल के हिसाब से, क्वेश्चन कैसे करोगे? क्वेश्चन तो नीट में भी आ गया और बहुत सारे प्लांट के नाम दे रखे हैं, तो हमें वो लोकेट करने थे जो इस टॉपिक से आते हो, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा तभी आप लोकेट कर पाओगे, वरना तो छूट जाएगा क्वेश्चन।
बिकॉज एनसीईआरटी ने सिर्फ ये लिखा है कि स्टेमन मे वेरी इन लेंथ ऑल्सो। तो वो रिलेटिव लेंथ पे पैरामीटर क्या लेते हैं उसको डिस्कस करते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे स्टेमन लेंथ में वेरिएबल हो। नॉर्मली क्या होता है, फ्लावर में जितने स्टेमन होते हैं उनकी लेंथ सेम होती है, बट देयर आर फ्यू केसेस जहां पे स्टेमन की लेंथ वेरिएबल है। इसलिए बुक में लिखा है, शिवानी ने लिखा है टैपल क्या होता है। अच्छा, शिवानी भी दो है, शिवानी जैन ने लिखा है टैपल क्या होता है। टैपल बेटा पेरियंथ की यूनिट है ना, कल पढ़ा था हमने। टैपल इज यूनिट ऑफ पेरियंथ। पेरियंथ क्या है, जब कैलिक्स करोला अलग अलग नहीं होते, वो दोनों मॉर्फोलॉजी के हिसाब से एक जैसे हैं, तो एक कॉमन टर्म दे दिया जाता है, उसको पेरियंथ कहते हैं। और ये मोनोकॉट का कैरेक्टरिस्टिक है। कैलिक्स करोला डाइकॉट में है और पेरियंथ मोनोकॉट में है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो कैलिक्स करोला की जगह एक ही रिंग बन गई पेरियंथ। अब जैसे कैलिक्स की यूनिट सेपल है, करोला की यूनिट पेटल है, उसी तरीके से पेरियंथ की यूनिट को हम टेपल बोलते हैं, है ना। रिलेटिव लेंथ ऑफ स्टेमन की बात कर रहे थे, तो रिलेटिव लेंथ में क्या आएंगे, यहाँ दो अलग अलग कंडीशंस आती है। एक कंडीशन कहलाती है डाइडाइनेमस और एक कंडीशन होती है टेट्राडाइनेमस। आपके लिए ये वर्ड नए हैं बिकॉज ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट क्योंकि ऑलरेडी इससे क्वेश्चन नीट में ही आ चुका है, आप आर्काइव में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हमें इन दोनों टर्म्स को समझना है ना। कैसे, क्या क्या टर्म्स मैंने आपको बताया। देयर इज फर्स्ट कंडीशन कॉल्ड डाइडाइनेमस। इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में क्या है कि टोटल 4 स्टेमेन होते हैं। जिस फ्लावर में ये कंडीशन है वहां केवल 4 स्टेमेन होंगे। कंडीशन ये है कि 2 बाहर वाले 2 आउटर शॉर्ट होते हैं लेंथ में और 2 इनर लॉन्ग होते हैं। ये ध्यान रखना है कि बाहर वाले छोटे हैं, अंदर वाले बड़े हैं, है ना, लेंथ के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। और 4 ही स्टेमेन होंगे, तो कोई और पॉसिबिलिटी मत लाइएगा, है ना। डाइडाइनेमस एक रेस्ट्रिक्टेड कंडीशन है, एक पर्टिकुलर कंडीशन है जो किसी पर्टिकुलर फैमिली या पर्टिकुलर मेंबर्स में है। तो आपको जो एग्जाम्पल लिखाया जाएगा वही याद रखना है ना। तो डाइडाइनेमस मींस देयर आर टोटल 4 स्टेमेन, जिसमें 2 बाहर है 2 अंदर है। बाहर वाले छोटे होते हैं, अंदर वाले बड़े होते हैं, तो ये याद रखिएगा। एग्जाम्पल में क्या आएगा डाइडाइनेमस के, एग्जाम्पल में आएगा ऑसिमम। ऑसिमम तुलसी को कहते हैं, उस क्वेश्चन में ऑसिमम नाम दिया था, दिस इज कॉल्ड तुलसी, या बेसिल बोलते हैं इंग्लिश में, होली बेसिल। तो तुलसी में आप तुलसी का घर प्लांट आपके घर में अगर लगा है आप में से किसी के, इस टाइम पे तुलसी में फ्लावरिंग हो रही है ना, दिस इज द फ्लावरिंग सीजन। आप तुलसी का फ्लावर डार्क पर्पल कलर का होगा, हल्का सा ब्लैक पर्पल कलर का होगा, उसमें अगर आप हैंड लेंस को पकड़ के देखोगे तो आपको ये तुलसी का फ्लावर निकालिए, उसमें से स्टेमन निकालने की कोशिश करिए। आप हैंड लेंस से देखेंगे तो क्लियरली दिख जाएगा, बाहर वाले 2 छोटे हैं, अंदर वाले 2 बड़े हैं। ऑसिमम के अलावा उस क्वेश्चन में एक नाम दिया था साल्विया, दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू सेम फैमिली। तो ऑसिमम और साल्विया ये 2 आपको याद रखने, ये डाइडाइनेमस के एग्जाम्पल्स हैं, क्लियर। फिर एक कंडीशन आती है टेट्राडाइनेमस। जहां पे टोटल 6 स्टेमेन है, यहां पे क्या होगा, टोटल 6 स्टेमेन होंगे, ठीक है। अब इस टोटल 6 स्टेमेन में क्या है, यहां पे 2 पॉसिबिलिटी वही सेम, कि आउटर वाले जो हैं 2 आउटर शॉर्ट, 4 इनर लॉन्ग, 2 + 4 लिखते हैं और ऊपर 2 + 2 लिखा जाता है। जब 2 + 2 है तब तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है कि हम कोई भी चीज लिख लें, बट जब 2 + 4 लिखोगे, ये 4 + 2 नहीं हो सकता क्योंकि बाहर से अंदर की तरफ लिखा जाता है फ्लोरल डायग्राम या फ्लोरल फार्मूला। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर वाले 2 छोटे हैं, अंदर वाले 4 बड़े हैं, तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, टेट्राडाइनेमस कहलाती है। और ये ब्रेसिकेसी फैमिली में है, मस्टर्ड की फैमिली में है। मस्टर्ड की फैमिली क्या है, ब्रेसिकेसी। इसमें आप उस क्वेश्चन के हिसाब से मस्टर्ड ईस्वी में आएगा, है ना। रेडिश मूली इसी फैमिली का है, कॉलीफ्लावर फूल गोभी या कैबेज सब इसी फैमिली के, एटसेट्रा। आगे आप इसके
और भी मेंबर को पढ़ लेंगे। तो मस्टर्ड हो गया, रेडिश हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, ये सब इसी में आते हैं, है ना। ठीक है, तो ये रिलेटिव लेंथ ऑफ स्टेमन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे फिर दो चीजें आएंगी इंपॉर्टेंट, और वो दो चीजें क्या है, डाइडाइनेमस और टेट्राडाइनेमस, है ना, ये आपको ध्यान में रखना है ना। ओके, दिशांक ने पूछा है सर फ्लोरल फार्मूला या फ्लोरल डायग्राम पे क्वेश्चन आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं। आपकी बुक में जो 4 डायग्राम और 4 फार्मूले दिए हैं वो बस आपको वैसे याद रखने हैं, बना के तो दिखाना नहीं है, बने बनाए आएंगे, आपको बस मैच करना है कि कौन किसका है। इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे, है ना। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो फिगर सा बन के आएगा अगर फ्लोरल डायग्राम का, तो डायग्राम को हम पहचान के ये आइडिया लगा लें कि अच्छा ये मस्टर्ड का है, ये फैबेसी फैमिली का है, ये लिलिएसी का है, ये सोलेनेसी का है। ऐसे 4 फार्मूले आपकी बुक में दिए हुए हैं, तो ये मस्टर्ड की फैमिली का है, ये फैबेसी का, ये सोलेनेसी का, ये लिलिएसी का। तो इतना ही पूछा जाता है आपसे, है ना। और फार्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ऑप्शंस जब बेसिकली दिए जाते हैं, तो लगभग सेम ऑप्शंस छोड़ दिए जाते हैं, तो किस में क्या डिफरेंस है वो आपको ध्यान रखना है ना। आपको उन 4 में से पहचानना है कि एक कौन सा सही वाला है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्राम और फॉर्मूले की क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टेमन। स्टेमन में हमने पढ़ा स्टेमन का नंबर के बाद हमने पढ़ा फ्री या फ्यूज्ड, फ्यूजन में हमने कोहेशन और एडहेशन पढ़ा, फिर हमने पढ़ा स्टेमन की लेंथ जो वेरिएबल हो सकती है, अगर है तो 2 कंडीशन है, टेट्राडाइनेमस और डाइडाइनेमस। स्टेमन का स्ट्रक्चर वो भी हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, 2 एंथर लोब, 1 फिलामेंट। फंक्शन के हिसाब से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर था, बट समटाइम्स स्टेमन रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, स्टेराइल स्टेमन होते हैं, उन्हें स्टेमिनोड कहा जाता है। ये सब हमने स्टेमन के साथ पढ़ा हुआ है। जिम्नोस्पर्म में स्टेमन की जगह जो पैरेलल टर्म आएगा वो क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल, वो भी स्टार्टिंग में लिखा हुआ था। अब बात करते हैं गाइनीशियम की, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। यस, जस्ट ए मिनट। सो अब आएगा गाइनीशियम। गाइनीशियम की जो यूनिट है सबसे अंदर आएगा, आपने स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि ये इनर मोस्ट है। जब भी एक शूट का एपेक्स एक फ्लोरल एपेक्स में चेंज होगा तो सबसे अंदर की जो पोजीशन आएगी वो गाइनीशियम की है ना। तो जो एग्जैक्टली मेरिस्टेमेटिक पॉइंट था शूट के एपेक्स में, वेजिटेटिव बर्ड में, उसी मेरिस्टेम पे जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट स्ट्रक्चर इज गाइनीशियम, है ना। सो इसलिए ये इनर मोस्ट वर्ल को रिप्रेजेंट करती है। यूनिट को आप कार्पेल या पिस्टिल बोलते हो। जिम्नोस्पर्म में आपने जो वर्ड यूज किया है पैरेलल टू दैट, वो मेगास्पोरोफिल है। सो दिस इज कार्पेल, पिस्टिल और मेगास्पोरोफिल। अब बात करते हैं गाइनीशियम के स्ट्रक्चर की, और फिर उसके बाद हम बाकी चीजों पे जाएंगे। एक स्ट्रक्चर में अगर आप ड्रॉ करेंगे देन किसी भी गाइनीशियम के अंदर 3 पार्ट होते हैं। ये थैलेमस है। 3 पार्ट क्या है, दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा, इसको हम रिसेप्टिव डिस्क बोलते हैं, है ना। ये यूजुअली फ्लैट होती है, मोस्ट ऑफ द केस में कैसी होगी, फ्लैटेंड, चपटी है। फिर एक स्टाइल आएगा, नीचे ओवरी आएगा, ओवरी स्वेलन है, फूली हुई है, बेसल पोर्शन है। स्टाइल कैसा है, ये लॉन्ग है, स्लेंडर है, पतला सा पार्ट। तो 3 पार्ट हो गए, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, सब जानते ही हैं, बहुत कॉमन डायग्राम है। सो कार्पेल में 3 पार्ट हो गए, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तीनों के फंक्शंस क्या हैं,
सिंपल सी है। स्टिग्मा या इसको रिसेप्टिव डिस्क बोलते हैं, तो ये फ्लैट है, डिस्क के जैसा है, तो डिस्क वर्ड आ गया। रिसेप्टिव का मतलब है ये पॉलन को रिसीव करती है। 12th के चैप्टर के हिसाब से जब पॉलिनेशन होगा, जब मेल गैमिटोफाइट बेसिकली जो पॉलन 2 सेल्ड स्टेज का है वो जब स्टिग्मा पे आएगा तो यहाँ वो लैंड करेगा, तो इसलिए स्टिग्मा का काम क्या हो गया, पॉलन की लैंडिंग के लिए उसे प्लेटफॉर्म देना। तो मोस्ट ऑफ द केस में कैसा बना दिया गया, इसको फ्लैट बना दिया गया सो दैट पॉलन आके इस पे लैंड कर सके। तो स्टिग्मा का फंक्शन क्या हो गया, इट रिसीव्स पॉलन ग्रेन, ये पॉलन को रिसीव करती है। फिर क्या होगा, स्टिग्मा के ऊपर पॉलन का जर्मिनेशन होता है तो पॉलन ट्यूब बनती है। तो पॉलन ट्यूब को ग्रो करने के लिए जो जगह चाहिए वो स्टाइल प्रोवाइड करती है। स्टाइल एक लॉन्ग स्लेंडर पार्ट है जो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को गाइड करती है। स्टाइल के अंदर से जो है वो पॉलन ट्यूब ग्रो करेगी। और पॉलन ट्यूब कहां तक जाएगी, इस ओवरी के अंदर नीचे बहुत सारे ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम होंगे, जहां पे एग होगा, फीमेल गैमेटोफाइट, वहां तक पॉलन जाती है। तो स्टाइल का फंक्शन क्या हो गया कि इट गाइड्स द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स द एग, क्योंकि वहां जाके मेल फीमेल गैमीट मिलेंगे और फर्टिलाइजेशन होगा। नीचे जो स्वेलन पोर्शन है, बेसल पोर्शन, दैट इज कॉल्ड ओवरी। जो थैलेमस से जुड़ा हुआ है वो पोर्शन क्या है, ओवरी है। ओवरी के अंदर आपको बहुत सारे 1 to many, ये डिपेंड करता है क्योंकि अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग सिचुएशंस होंगी। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, उन्हें आप ओव्यूल बोलेंगे। पहले यहाँ पे प्लेसेंटा आएगा क्योंकि बिना प्लेसेंटा के ये नहीं बन सकता। तो मान लेता हूं कि मैंने ये प्लेसेंटा बना दिया और फिर मैंने इसके ऊपर बहुत सारे ओव्यूल बना दिए। मैं 2-3 बना दे रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है ना, बट इनको नाम दोगे तो ये क्या कहलाएंगे, दीज स्ट्रक्चर्स आर, दिस वन इज प्लेसेंटा, दीज स्ट्रक्चर्स आर ओव्यूल। ये क्या है, ये ओव्यूल है। ओव्यूल को आप क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल इज कॉल्ड मेगास्पोरेंजियम। जैसे अभी हमने कल भी पढ़ा था, मैंने आज भी आपको रिकॉल कराया, जब स्टेम को आप सेक्शन में कट करके देखते हो तो ईच एंथर कंसिस्ट ऑफ 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। क्योंकि डाइथिकस है तो इंटरनली 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। तो बेसिकली फिक्स हो गया कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया होंगी, 4। मालवेसी में कितनी होंगी, 2, और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। ऐसे ही अगर हम ये बात करें कि कार्पेल के अंदर कितनी मेगास्पोरेंजिया होंगी, तो यहां जो मेगास्पोरेंजियम का नंबर है दैट इज वेरिएबल, हाईली वेरिएबल, 1 to many। ऐसे भी हैं जहां पे केवल 1 होती है और ऐसे भी हैं जहां पे 100 या 1000 होंगी एक ही ओवरी के अंदर। आप इमेजिन कर सकते हैं उस चीज को। ओव्यूल से आगे जाके सीड बनता है, तो आप ऐसे इमेजिन कर लीजिए कि एक फ्रूट के अंदर नंबर ऑफ सीड्स कितने होंगे, अनकाउंटेबल। अगर आपसे कहा जाए कि बैंगन या टमाटर के बीज काउंट करो, अमरूद में कितने बीज हैं वो काउंट करो, खरबूजे के अंदर कितने बीज निकलेंगे काउंट करो, तो हम नहीं कर सकते, बहुत सारे है ना। तो ये कंडीशन यहाँ पे है कि नंबर ऑफ ओव्यूल किसी ओवरी में कितने होंगे तो फिक्स नहीं है, 1 to many। लेकिन नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम किसी स्टेमन में कितनी है, तो दैट इज मोस्ट ऑफ द केस में 4, और मालवेसी है तो उसका आंसर हो गया 2। तो माइक्रोस्पोरेंजिया का नंबर लिमिटेड है, मेगास्पोरेंजिया का नंबर जो है वो आप कह सकते हैं अनलिमिटेड भी है, कहीं पे 1 भी है तो कहीं पे मैनी भी है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओवरी और ओव्यूल के बीच में जो ये स्पेस आएगा, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो रेड लाइन से मैंने ओव्यूल बनाया है और मैंने स्पेस छोड़ दिया है, तो ओव्यूल और ओवरी के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं लॉक्यूल, है ना। ये जो स्पेस आपको दिख रहा है खाली जगह है, ये स्पेस क्या कहलाएगा, दिस स्पेस इज कॉल्ड लॉक्यूल। लॉक्यूल का मतलब है चैम्बर। ये क्या है, लॉक्यूल है, लॉक्यूल मींस चैम्बर, है ना। तो ओवरी का चैम्बर मतलब ओवरी के अंदर का हिस्सा, एक कमरे के जैसा ओवरी है जिसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल हैं। तो जो लोग बैठे हैं यानी ओव्यूल किस चीज पे बैठे हुए हैं, दैट इज प्लेसेंटा। जैसे एक रूम के अंदर एक चेयर पे एक आदमी बैठा हुआ है, एक रूम के अंदर 10 चेयर पे 10 आदमी बैठे हुए हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि चेयर और रूम का स्पेस एक ही जैसा होगा, बीच में जगह छूट जाएगी। जो जगह छूट जाएगी दैट इज द चैम्बर ऑफ द रूम। तो ऐसे यहाँ कह दिया गया कि ओव्यूल और ओवरी के बीच में जो स्पेस आएगा दैट स्पेस इज कॉल्ड लॉक्यूल, चैम्बर। ओव्यूल ओवरी की वॉल से डायरेक्ट अटैच नहीं होते, दे ऑलवेज अटैच बाई प्लेसेंटा, थ्रू प्लेसेंटा। चाहे हमें दिखाई दे या ना दिखाई दे,
प्लेसेंटा इज ऑलवेज देयर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हो सकता है मॉर्फोलॉजिकली हमें बहुत सारी चीजें नहीं दिखाई देती, क्योंकि हम नेचर में जितना देखते हैं उसके हिसाब से समझते हैं, लेकिन नेचर में होता बहुत। अगर फ्लावरिंग प्लांट है तो ये स्ट्रक्चर तो होगा ही होगा ना, चाहे फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर आपको दिखे या ना दिखे। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है कि प्लेसेंटा का होना या स्पेस का होना कई बार हमारे लिए इजीली विजिबल है, आसानी से दिखाई दे जाएगा, कई बार नहीं भी दिखाई देगा, बट प्लेसेंटा इज ऑलवेज देयर। सो ओव्यूल एंड प्लेसेंटा ये कैरी करना ओवरी का फंक्शन हो गया। सो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, प्लेसेंटा ये सब कार्पल की मॉर्फोलॉजी में आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ केसेस में कुछ चेंजेस हैं, जैसे पूछा गया है यहीं पे आपकी बुक में 12th में कहीं दिया था, अगर हम स्टिग्मा की बात करें तो आपने कहीं पे हेयरी स्टिग्मा पढ़ा है, बताओ एग्जाम्पल। 12th की बुक में लिखा हुआ है हेयरी और फेदरी स्टिग्मा। मैंने तो ये डिस्क के जैसा बनाया था, ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पे लिखा है कि ये रिसेप्टिव डिस्क है, बट यहाँ क्या लिखा है कि ये हेयर या फेदर लाइक है, ऐसी होती है, और यहाँ पे बहुत सारे ब्रिसल्स होते हैं, पर ऐसी स्टिग्मा है ना। एग्जाम्पल आ गए आपके आंसर। रैनी देवी ने मेज लिखा है, दीपांशु ने कॉर्न लिखा है। कॉर्न और मेज एक ही है, बट दिस इज द राइट आंसर। बुक में वीट, ग्रास, मेज कुछ भी लिखा हो है ना, वीट में भी है, ये सब एक ही फैमिली के हैं प्लांट एक्चुअली, मेज में भी है, और मैं सिंपली लिख दूं तो ये ग्रास फैमिली है। ग्रास फैमिली के अंदर हेयरी या फेदरी स्टिग्मा होती है। क्यों होती है? मेज, वीट, हिमांशु, प्रशांत बताइए क्यों होती है? वाई दिस इज फेदरी और हेयरी स्टिग्मा? क्या जरूरत पड़ी नेचर को स्ट्रक्चर चेंज करने की जब ऑलरेडी पॉलन को लैंड कराने के लिए स्टिग्मा है? एनीवन हु कैन आंसर? ड्यू टू एयर पॉलिनेशन है ना, रानी देवी ने लिखा है, सही आंसर है। एयर पॉलिनेशन लोकलाइज नहीं होता, मतलब एयर जब पॉलन को लेके जाती है तो उसकी लिमिटेशन है कि हवा बह रही है, अब हवा के साथ पॉलन भी बह रहे हैं, उड़ रहे हैं। अब इसमें पॉलन एक प्रॉपर स्टिग्मा पे लैंड कर जाए, इस बात की पॉसिबिलिटी अगर देखोगे तो मतलब बिल्कुल ना के बराबर है, पॉइंट्स में भी निकल के आएगा। हजारों लाखों पॉलन में से कोई एक होगा जो स्टिग्मा पे लैंड कर पाएगा, और लैंड करेगा, एयर चलेगी, फिर उड़ जाएगा। तो नेचर ने क्या किया कि फेदरी स्टिग्मा बना दी जिससे पॉलन इसमें ट्रैप कर जाए, फंस जाए, जब एयर ब्लो करे तो यहां से जा ना पाए। तो दैट इज ए काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन कि एयर पॉलिनेशन जिन प्लांट में होता है उनके अंदर ये मॉडिफिकेशन किया गया कि पॉलन की रिसेप्टिविटी बढ़ाने के लिए एक स्टिग्मा पॉलन को ज्यादा से ज्यादा रिसीव कर सके, इस बात को इंश्योर करने के लिए नेचर ने वहां पे फेदरी स्टिग्मा दे दी है ना। तो ये आपको 12th की बुक में लिखा हुआ है, याद रखिएगा, हेयरी या फेदरी स्टिग्मा ये ग्रास फैमिली या वीट या मेज में है टू इंश्योर एयर पॉलिनेशन। एयर पॉलिनेशन के लिए ये मॉडिफिकेशन आपको पढ़ाया जाएगा है ना, टू ट्रैप विंड पॉलन है ना, टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ पॉलन ग्रेन टू अटैच विद स्टिग्मा है ना। सबके आंसर ठीक है, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन बताओ, वहीं पे ये भी लिखा है लॉन्ग सिल्की स्टाइल, इसका एग्जाम्पल क्या है? स्टाइल के मॉडिफिकेशन में आ जाएगा ये, जैसे ये स्टिग्मा के मॉडिफिकेशन में हो गया। तो लॉन्ग सिल्की स्टाइल कहां होती है? एग्जाम्पल, यस, लॉन्ग सिल्की स्टाइल एग्जाम्पल आ गया। प्रशांत ने लिखा है इंसेक्ट पॉलिनेशन, ऐसा कुछ नहीं है, स्टिकी होते हैं। शिवानी जैन, स्टिकी क्यों लिखा? कहां पहुंच गए आप लोगों को? जितना क्वेश्चन पूछा था उतना आंसर हो गया। एयर पॉलिनेशन, आप लोग पॉलिनेशन ही डिस्कस करना शुरू कर दिया। स्टिकी तो होते हैं वो पॉलन जो इंसेक्ट्स पॉलिनेशन में आते हैं, ये स्टिकी नहीं होते। इनको स्टिकी बना दोगे तो पॉलिनेशन गलत हो जाएगा है ना। तो अब इसको छोड़ो, अब मैंने जो आपको पूछा वो बताइए, लॉन्ग सिल्की स्टाइल कहाँ होती है? सिल्क लाइक, जैसे सिल्क होता है बहुत शाइन करने वाला है ना। भुट्टे में जो ऊपर के स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ब्राउन कलर के, हल्के से येलो कलर के, सिल्की होते हैं। वाटर पॉलिनेशन नहीं है, गलत आंसर हो जाएगा। लॉन्ग सिल्की स्टाइल मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो जब आप भुट्टा बनाते हैं, कॉब, ये भुट्टा है, मक्का, इसके ऊपर ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होंगे, यहां से आपको कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे भुट्टे में,
ये दीज आर लॉन्ग सिल्की स्टाइल, है ना, एग्जाम्पल मेज आएगा और कोई नहीं। यहाँ पे वीट या ग्रास मत कर दीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल क्या आएगा, मेज। मेज में लॉन्ग सिल्की स्टाइल होती है ना। मेज में जो रेशे जैसे स्ट्रक्चर भुट्टे में होते हैं, जो बाहर निकल के आ जाते हैं, भुट्टे से बाहर निकल के आ जाते हैं, हल्के से ब्राउन टिप पे दिखाई देते हैं, भुट्टे के वो परतें हटाओगे वो ब्रैक्ट कहलाती हैं, उनको हटाओगे तो अंदर आपको येलो कलर की पतली पतली लाइंस नजर आएंगी। सो दोज सिल्क लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्टाइल। बेसिकली वो फ्लावर के हिसाब से क्या पार्ट है, स्टाइल पार्ट है ना, कॉब ऑफ द मेज, ठीक है। तो मेज के भुट्टे में या कॉब में आपको मिल जाएगा। तो ये दो मॉडिफिकेशन जो हमें 12th की बुक से ले सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टिग्मा एंड स्टाइल, वो भी हमने यहीं डिस्कस कर लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल की। कार्पल के स्ट्रक्चर में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, inside the ovule there are one to many ovule or megasporangium attached by a common platform called placenta. The chamber between the ovule and the ovary wall is called locule. तो 6 टर्म आपको याद रखने, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, लॉक्यूल, ओव्यूल, प्लेसेंटा। ओव्यूल का नंबर किसी भी ओवरी में एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा कुछ भी हो सकता है ना। आगे चलते हैं, टेसल्स कहते हैं ना, विधि ने सही लिखा हुआ है, दीज आर कॉल्ड टेसल्स। ओके, अब आता है नंबर ऑफ कार्पल। जैसे स्टेमन में था कि नंबर ऑफ स्टेमन कितने हैं, वैसे कार्पल की बात आएगी कि कार्पल में नंबर कितना है। तो हम पहले नंबर की बात करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे भी वही आएगा कि फ्यूजन और पोजीशन, है ना। अब नंबर में हम क्या बात कर रहे हैं, नंबर में बेसिकली क्या आएगा, कार्पल का नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। और फ्यूजन में वही बात आएगी कि अगर नंबर एक से ज्यादा होगा तो फ्री या फ्यूज्ड की कंडीशन आ जाएगी। पहले हम नंबर से बात कर लेते हैं। नंबर में मान लीजिए 1 कार्पेल है तो ये कहलाएगा मोनो कार्पेलरी, है ना। अब मोनो कार्पेलरी का एग्जाम्पल आपको क्या पढ़ना है, फैबेसी, है ना, या ग्रास फैमिली, ग्रासेस, या सनफ्लावर, नहीं सनफ्लावर नहीं, है ना, सनफ्लावर हटा दीजिएगा। आपको फैबेसी और ग्रासेस दो एग्जाम्पल याद रखने कि मोनोकार्पेलरली के एग्जाम्पल में फैबेसी फैमिली हमें आगे पढ़नी है और ग्रासेस पढ़नी है ना। बाई में ये आ जाएगा, अगर 2 कार्पेल है तो बाई कार्पेलरली हो गया। अब एग्जाम्पल क्या आएंगे, सनफ्लावर, है ना। इसके अलावा हमें जो पढ़ना है सोलेनेसी फैमिली, मस्टर्ड यानी ब्रेसिकेसी, है ना। इनमें आपको ध्यान रखना है, सोलेनेसी हो गया, ब्रेसिकेसी हो गया और सनफ्लावर हो गया। ये बाई कार्पेलरली के एग्जाम्पल के हिसाब से हो गए। अगर 3 होंगी तो क्या कहलाएंगी, ट्राई कार्पेलरी। हमारे सिलेबस के हिसाब से लिलिएसी। इसके अलावा कुकरबिट्स में 3 होती हैं। 4 का कोई एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में नहीं है, नहीं तो टेट्रा कार्पेलरली लिख लेते। मैं सीधे सीधे 5 लिख लेता हूं, 5 अगर है तो पेंटा कार्पेलरी, 5 कार्पेल हो जाएंगी। एग्जाम्पल में वही कॉटन, लेडी फिंगर, भिंडी में, है ना, आपको 5 नजर आएंगी। मालवेसी फैमिली आपने लिखा था। और अगर 5 से ज्यादा होती है, मोर देन 5, तो बन जाता है पॉली कार्पेलरी। एग्जाम्पल में सिट्रस, ऑरेंज, लेमन। सो दीज आर द केसेस विद द नंबर ऑफ कार्पेल। किसी फ्लावर के अंदर कार्पेल का नंबर 1 हो सकता है। अगर 1 नंबर होगा तो मोनोकार्पेलरी ओवरी या मोनोकार्पेलरली कंडीशन। एग्जाम्पल फैबेसी और ग्रासेस दोनों पढ़ने। बाई कार्पेलरली के एग्जाम्पल में आप सनफ्लावर पढ़ेंगे, नहीं तो सोलेनेसी और ब्रेसिकेसी, ये दोनों हमें सिलेबस में पढ़नी है। ट्राई कार्पेलरी में लिलिएसी भी हमारे सिलेबस में है, कुकरबिट्स में भी याद कर सकते हैं।
4 का एग्जाम्पल सिलेबस में नहीं है तो मैंने छोड़ दिया, टेट्रा कार्पुलरली। 5 का याद रखिए, पेंटा कार्पुलरली का एग्जाम्पल में मालवेसी फैमिली या भिंडी आप याद कर सकते हैं, लेडी फिंगर। और 5 से ज्यादा है तो पॉली कार्पुलरली में सिट्रस याद कर सकते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ कार्पल इज ऑल्सो गिवन हियर, मोनोकार्पुलरली, बाई कार्पुलरली, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, पॉली, ऐसे करके वर्ड यूज किए जा सकते हैं, है ना। सो दिस इज अबाउट नंबर ऑफ कार्पल। आगे चलते हैं, नंबर ऑफ कार्पल के बाद बात आती है कि कार्पल का फ्यूजन। अब यहां पे भी वही पॉसिबिलिटी लेनी है हमें कि अगर कार्पल का नंबर 1 है, व्हेन अगर 1 होगा तो फ्यूजन एप्लीकेबल ही नहीं होगा जब कार्पल का नंबर मोर देन 1 आएगा, व्हेन मोर देन 1 कार्पल। तब ये बात आएगी कि ऑल आर फ्री या ऑल आर फ्यूज्ड। अगर फ्री है तो इस कंडीशन को फिर यहाँ पे पॉली और गैमो वर्ड यूज नहीं करते, यहां पे एक्चुअली जो वर्ड यूज करते हैं वो है एपोकार्पस। एपोकार्पस का मतलब जब कार्पल का नंबर 1 से ज्यादा हो और सारी कार्पल फ्री हो। ऐसे ही सिन कार्पस यहां वर्ड आएगा कि जब कार्पल का नंबर 1 से ज्यादा हो और सारी फ्यूज्ड हो जाए तो हम क्या बोलते हैं उसको, सिन कार्पस। तो एपोकार्पस और सिन कार्पस वर्ड यूज किए जाते हैं व्हेन द नंबर ऑफ कार्पल इज मोर देन 1। If all are free, condition is apocarpus. If all are fused, condition is syncarpus. और जब फ्यूजन होगा तो यार ये मैटर नहीं करता कि स्टिग्मा से हुआ, स्टाइल से हुआ या फिर ओवरी से हुआ। जैसे आपने स्टेमन के फ्यूजन में पढ़ा था कि एंथर से फ्यूज करेंगे या फिलामेंट से करेंगे या पूरा फ्यूज कर जाएंगे। यहाँ जो भी होगा वो एक साथ ही होगा। तो एक ही टर्म याद रखना है कि अगर कार्पल 1 से ज्यादा है और फ्यूज हो गई तो कंडीशन को सिनकार्पस कहा जाता है। जहां तक एग्जाम्पल्स की बात है, हमें आगे जितनी भी फैमिलीज पढ़नी है सभी में हमारे हिसाब से सिनकार्पस कंडीशन है ना। पीछे मैंने जितने भी एग्जाम्पल अभी लिखे आपको, मोनोकार्पुलरली, बाई कार्पुलरली, ट्राई कार्पुलरली, पेंटा कार्पुलरली और पॉली कार्पुलरली, मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं सभी में कैसी कंडीशन है, सिनकार्पस कंडीशन है। एपोकार्पस आपको बहुत कम मिलेगा, यही एग्जाम्पल कंप्लीट कर सकते हैं। एपोकार्पस के एग्जाम्पल में आप कस्टर्ड एप्पल लिख सकते हैं, शरीफा आप जानते हैं, स्ट्रॉबेरी लिख सकते हैं। कम से कम 2 एग्जाम्पल याद कर सकते हैं कि ये 2 एग्जाम्पल ऐसे हैं जहां पे एपोकार्पस कंडीशन है, जहां पे कार्पल्स जितनी भी होंगी दे आर फ्री, है ना, वो सब अलग अलग हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू शरीफा सबने देखा होगा आई होप, या स्ट्रॉबेरी भी आपने देखी है। स्ट्रॉबेरी में जो छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक से डॉट्स नजर आते हैं दे आर इंडिविजुअल फ्रूट। अब बहुत सारे फ्रूट एक कॉमन स्टॉक में है जो स्ट्रॉबेरी के सेंटर में होता है, जिसको हम हटा देते हैं, बाहर का पोर्शन खाते हैं। बहुत सारे लोग पूरी स्ट्रॉबेरी भी खा लेते हैं बट अंदर का पोर्शन जूसी नहीं होता, अगर वो हटा दोगे देन इट विल बी मोर टेस्टफुल। तो अंदर जो पोर्शन है उस पे वो सारे छोटे छोटे टाइनी डॉट्स अरेंज है। तो स्ट्रॉबेरी इज बेसिकली द ग्रुप ऑफ फ्रूट्स, नॉट ए सिंगल फ्रूट, वो ग्रुप ऑफ फ्रूट है। ऐसे कस्टर्ड एप्पल का भी होता है, शरीफा को भी देखोगे तो उसमें ब्लैक कलर के रेक्टेंगुलर डॉट्स नजर आते हैं और हल्का सा भी शरीफा पुश करोगे तो वो सारे डॉट्स अलग अलग हो जाते हैं। तो वो डॉट्स भी क्या है, वो इंडिविजुअल फ्रूट हैं। सारे डॉट्स एक कॉमन चीज पे जुड़ गए तो वो फ्रूट का बंच हो गया। तो बेसिकली कस्टर्ड एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी आर नॉट फ्रूट, दे आर बंच ऑफ फ्रूट इटसेल्फ। तो ऐसे केस में जो कंडीशन है वो एपोकार्पस है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे कार्पल हैं बट सारे फ्री हैं। और जहां फ्यूज हो गए तो सिनकार्पस। आगे जितने एग्जाम्पल पढ़ोगे सभी जगह सिनकार्पस कंडीशन ही दी हुई है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिनकार्पस ही होगा। रेयर केस में आप एपोकार्पस ओवरी के एग्जाम्पल पढ़ेंगे और उसमें से भी 2 एग्जाम्पल बहुत कॉमन है, कस्टर्ड एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी, है ना। नाउ नेक्स्ट की अगर हम बात करें कि पोजीशन ऑफ ओवरी की अगर हम बात करें तो ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, मैंने कल फ्लावर आपको पढ़ाया था। तो ओवरी की पोजीशन के हिसाब से आपको पढ़ाया था कि ओवरी सुपीरियर होती है, ओवरी हाफ इंफीरियर होती है या ओवरी इंफीरियर होती है ना। जब आपने कल फ्लावर पढ़ा था तो जहां पे आपने हाइपोगाइनस फ्लावर पढ़ा था वहां लिखा है कि ओवरी सुपीरियर होगी। जब फ्लावर पेरीगाइनस होगा तो ओवरी हाफ इंफीरियर या हाफ सुपीरियर भी बोल सकते हैं। जब फ्लावर एपीगाइनस होगा तो ओवरी इंफीरियर ओवरी होगी, है ना। तो ये ठीक था ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किस केस में क्या ऑप्शन हमारा। अब एग्जाम्पल की अगर बात हो तो जो कल एग्जाम्पल पढ़े वो सेम आ जाएगा।
कि इंफीरियर ओवरी के एग्जाम्पल में कल मैंने आपको कोकरबिट्स, गुआवा और रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर पढ़ाया था। बेसिकली वो एपिगाइनस फ्लावर का एग्जाम्पल था, बट जो एपिगाइनस फ्लावर होगा वो उसकी ओवरी इंफीरियर ही होगी। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में आते हैं। हाफ इंफीरियर में आपने पीच, प्लम, रोज पढ़ा था, और इनके अलावा मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल या जो भी हमारे सिलेबस में है उन सब में सुपीरियर ओवरी ही प्रेजेंट है। हालांकि मस्टर्ड और कैलोट्रोपिस ये सब लिखा हुआ था, बट इसके अलावा बीन्स हो सभी में भी सुपीरियर ओवरी आएगा। अयाज अहमद ने कुछ लिखा हुआ है बेटा, रोज और लोटस भी एपोकार्पस के एग्जाम्पल है ना सर? रोज और लोटस, पीच, प्लम, रोज तो मैंने आपको बोला ही है ना, वो भी एपोकार्पस के एग्जाम्पल है। इनकी फैमिली के हिसाब से एक बार देखना पड़ेगा कि एपोकार्पस में क्या कंडीशन है ना। आई एम नॉट श्योर राइट नाउ, बट ये मैं आपको देख के जरूर बता सकता हूँ कि लोटस और रोज का क्या है ना। लोटस की फैमिली नीलम्बिएसी है, नीलम्बो का फैमिली का है, रोज रोजेसी फैमिली का है। तो ये फैमिली तो हायर क्लासेस में भी सिलेबस में नहीं है, बहुत रेयर फैमिली है। इनको देखना पड़ेगा कि इनमें क्या कंडीशन प्रेजेंट है ना। अगर आपने किसी बुक से देखा है तो डेफिनेटली होगा। आई एम नॉट श्योर राइट नाउ कि इनमें क्या कंडीशंस आ सकती हैं। क्लियर? तो नंबर हो गया कार्पेल का, फ्यूजन हो गया और पोजीशन हो गया। तीन चीजें हमने कार्पेल के हिसाब से पढ़ ली। अब कार्पेल में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है गायनीशियम में, दैट इज प्लेसेंटेशन, है ना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में है, एनसीईआरटी में है सर। एनसीईआरटी में है तो ठीक है, हो सकता है कुछ चीजें दिमाग में नहीं होती राइट नाउ। निधि चौधरी ने लिखा है एनसीईआरटी में है, ठीक है, फिर तो आप याद कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज प्लेसेंटेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ओवरी में हमने अभी जैसे ड्रॉ किया था जब डायग्राम कार्पेल का, है ना, पीछे ड्रॉ किया हुआ है ये, तो इसमें आपने ये देखा है कि ये मैंने ओवरी बना रखी है सेंटर में ये, और इस ओवरी के अंदर आपने देखा है कि इसमें आपको अंदर क्या है, बहुत सारे ओव्यूल नजर आ रहे हैं। ओव्यूल किसी चीज से जुड़े हैं, दैट फ्लैशी स्ट्रक्चर जिस पे ओव्यूल अटैच होते हैं उसे प्लेसेंटा बोलते हैं। तो ओवरी के अंदर प्लेसेंटा पे ओव्यूल का एक अरेंजमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आप कैसे भी अरेंज कर लेंगे, ये तो मैंने जो ड्रॉ किया है, दिस इज व्हाट मार्जिनल प्रेजेंटेशन इज, बट कोई ना कोई तरीका तो होगा। दैट स्पेसिफिक अरेंजमेंट इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। उसको क्या बोलते हैं? प्लेसेंटेशन बोलते हैं। तो हमें राइट नाउ क्या पढ़ना है? प्लेसेंटेशन, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ओवर प्लेसेंटा विद इन ओवरी, है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ओवर प्लेसेंटा, क्योंकि वो प्लेसेंटा पे ही अटैच होंगे। विद इन ओवरी, एक ओवरी के अंदर एक प्लेसेंटा पे ओव्यूल का अरेंजमेंट क्या है, उसको प्लेसेंटेशन कहते हैं। अब प्लेसेंटेशन अलग अलग टाइप का है। सबसे पहला प्लेसेंटेशन बात करते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन, है ना, कि मार्जिन पे अटैच हो, है ना। समझोगे कैसे? सबसे बड़ी पहली चीज है प्लेसेंटेशन की, जो बुक में लाइन लिखी है, जो आप कह सकते हैं जो बुकिश लैंग्वेज है, वो तो आप देखोगे ही देखोगे। मैंने वही डेफिनेशंस कॉपी की हुई है यहाँ पे। बट सबसे इजी तरीका क्या हो सकता है? इजी तरीका ये है कि हम नॉर्मली नेचर में फ्रूट्स को देखते हैं। अगर हम अपने डेली लाइफ की बात करें, डेली रूटीन में, तो हमने या तो फ्रूट्स को देखा है या फ्रूट के अंदर सीड को देखा है। जैसे आपके सामने जो इमेज दिखाई दे रही है वो एक मटर की फली है। सबने मटर की फली देखी होगी, नहीं तो आजकल तो सीजन है, सुबह जाइए सब्जी वाले के शॉप ले आइए। मटर की फली क्या है? वो एक फ्रूट है। उसको खोलोगे तो उसके अंदर आपको सीड्स नजर आएंगे। फ्रूट किससे बनता है? ओवरी से। और सीड किससे बनता है? ओव्यूल से। सीड फ्री तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि मटर की फली को हिलाओगे तो सीड्स हिल जाएंगे। सीड्स फली के अंदर, फ्रूट के अंदर कहीं से जुड़े हैं। जहां से जुड़े हैं वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? प्लेसेंटा हो जाएगा। अगर आप मटर की फली को कायदे से खोलेंगे, तोड़ना नहीं है, खोलना है, दैट इज डिफरेंट थिंग। तोड़ने को तो आप कहीं से भी क्रश कर दीजिए, पेस्ट बना के दे दीजिए, लेकिन एक लाइन है, उस लाइन से ओपन करेंगे तो पूरी खुल जाएगी। ऐसे खुलेगी, और ऐसे खुलने में आधे सीड इधर जाएंगे, आधे इधर जाएंगे। बहुत कायदे से खोलेंगे तो खुल जाएगी। तो जब आप उसको देखोगे तो मटर का दाना जो है वो जो लाइन से जुड़ा हुआ है उस पर एक व्हाइट व्हाइट से निशान नजर आएंगे आपको। दैट स्ट्रक्चर इज प्लेसेंटा। क्योंकि मैंने आपको बोला अभी थोड़ी देर पहले कि दिखाई दे या ना दिखाई दे, प्लेसेंटा इज ऑलवेज देयर। प्लेसेंटा फर्टिलाइजेशन से पहले भी होता है, प्री फर्टिलाइजेशन भी प्लेसेंटा होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन भी प्लेसेंटा रहता है। तो प्लेसेंटा कहीं नहीं जाएगा, केवल
ओवरी चेंज हो गई फ्रूट में, प्लेसेंटा एज सच है, और जो ओव्यूल था वो सीड में चेंज हो गया। तो समझने के लिए तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम फ्रूट के अंदर सीड को देख रहे हैं। हालांकि प्लेसेंटेशन की डेफिनेशन ये नहीं हो सकती कि अरेंजमेंट ऑफ सीड विद इन फ्रूट ओवर प्लेसेंटा, दैट इज रॉन्ग डेफिनेशन, बिकॉज प्लेसेंटेशन ओव्यूल के अरेंजमेंट के लिए है, सीड के अरेंजमेंट के लिए नहीं। हालांकि हमें पता है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन यही ओव्यूल सीड बन जाएंगे, यही ओवरी फ्रूट बन जाएगी, प्लेसेंटा जैसा था वैसा रहेगा। लेकिन फिर भी प्लेसेंटेशन की डेफिनेशन आती है अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ओवर प्लेसेंटा, नॉट अरेंजमेंट ऑफ सीड ओवर प्लेसेंटा विद इन फ्रूट, है ना। तो इसलिए ये ध्यान रखना है। समझने के लिए आप इमेजिन कर सकते हैं, मैं भी आपको वैसे ही समझाऊंगा अभी, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जहां मैं फ्रूट बोल रहा हूं बेसिकली वहां ओवरी आएगा, जहां मैंने सीड बताया आपको वहां पे ओव्यूल होना चाहिए, तो वो चीज आप पैरेलल लाके कर सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं सबसे पहला प्रेजेंटेशन क्या है, मार्जिनल है। वैसे तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम बना ही हुआ है, लेकिन फिर भी अगर हम अपने हिसाब से बनाए तो हम कैसे बनाएंगे। लाइक ये मटर की फली ऐसे ही है, अगर मैं इसको ओवरी के हिसाब से बनाऊंगा तो ये ओवरी इस तरीके से आएगा, यहाँ पे ये दो लाइंस नजर आएंगी, ये ओवरी है तो फिर यहाँ पे स्टाइल आनी चाहिए, है ना, यहाँ पे कहीं इसकी स्टिग्मा होनी चाहिए, है ना, इस तरीके से नीचे थैलेमस होगा और स्टॉक हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमें देखना है, ये एक्सिस है। जैसे आप ये भी आपको समझना है कि जैसे हमारी बॉडी का क्या होता है ना, एक एक्सिस होता है, तो ये भी एक पूरा एक्सिस है। आप एक्सिस को भी समझिए, इसे हम मदर एक्सिस बोलेंगे अभी थोड़ी देर में। मदर एक्सिस क्यों इंपॉर्टेंट है, आगे जितना भी फ्लोरल डायग्राम बनाया जाएगा वो मदर एक्सिस के हिसाब से बनाया जाता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के पार्ट को पढ़ने के लिए एक बॉडी एक्सिस होता है। प्लांट में फ्लावर के लिए वो बॉडी एक्सिस का नाम दे दिया गया मदर एक्सिस, बिकॉज वो कार्पेल के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है, एंड कार्पेल इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसलिए नाम दे दिया मदर एक्सिस, नॉट फादर एक्सिस, है ना। सिंपल मीनिंग है ये कि मदर एक्सिस क्यों बोला, क्योंकि कार्पेल के रिस्पेक्ट में दिया गया है। जैसे हमारी बॉडी है तो हमारी बॉडी का भी एक एक्सिस है, ऐसे थोड़ा है कि आप किसी भी पार्ट को कहीं भी ले जाओगे, तो हमारी बॉडी में भी तो डिफाइंड है कि एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, प्रॉक्सिमल है, डिस्टल है, ये लेटरल्स हो गए, ये हमारा वेंट्रल हो गया, पीछे हमारा डॉर्सल हो गया, फिर हमारे एंटीरियो लेटरल, पोस्टीरियो लेटरल, दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सिस। जैसे आप एक ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ेंगे, जैसे किसी एनिमल की एनाटॉमी पढ़ेंगे, वैसे ये फ्लावर में कार्पेल की एनाटॉमी है कि हम कार्पेल को कट करके देख रहे हैं कि ओव्यूल का अरेंजमेंट ओवरी के अंदर कैसा है। तो उसके लिए एक एक्सिस ड्रॉ किया जाता है। ये एक्सिस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे हमारे लिए कहा जाए कि हमारा डॉर्सल एक्सिस कौन सा है, बताओ हमारी डॉर्सल साइड कौन सी है हमारी बॉडी में, ह्यूमन के लिए। अभी देखो बायोलॉजिकली आंसर देना, घर में नहीं किसी को समझाना है, किसी बायो के पर्सन को समझाना है कि विच वन इज द डॉर्सल साइड ऑफ आवर बॉडी। किसी को नहीं पता क्या, सब लोग चले गए। स्पाइनल कॉर्ड वाली साइड, विश्वजीत रॉय ने बोला, सही बोला है। हमारा वर्टिब्रल कॉलम हमारी डॉर्सल साइड पे है, तो जिधर हमारा वर्टिब्रल कॉलम है वो हमारी डॉर्सल साइड, और उसके अपोज में जो भी आएगा दैट विल बी वेंट्रल। अब विश्वजीत ने तो सही बोल दिया है ना, उसके बाद रानी देवी ने लिख दिया, लेकिन जो ब्रैकेट में आपने लिखा है ना बैक साइड, दैट विल बी द रॉन्ग आंसर। फिर प्रशांत ने भी बैक लिख दिया, अंशिका ने भी बैक लिख दिया, तुलसी वर्मा ने भी बैक लिखा हुआ है, सबा ने भी बैक बोन लिखा हुआ है, संगीता कुमारी ने भी बैक लिखा हुआ है, वो सब गलत हो जाएगा। बैक का मतलब क्या है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था आपको, यही कि बायोलॉजिकली समझाना है, किसी घर के आदमी को नहीं समझाना कि जिधर बैक होती है वो डॉर्सल साइड है। बैक कैसे डिफाइन करोगे, ये बैक है, अगर मैं घूम जाऊंगा तो बैक तो फ्रंट हो जाएगा ना। अगर बॉडी को रोटेट कर दीजिए 90 पे तो लेटरल वाली साइड फ्रंट आ जाएगी, और 90 रोटेट कर दोगे तो जो बैक था वो फ्रंट बन जाएगा, जो फ्रंट था वो बैक बन जाएगा। बैक और फ्रंट तो एग्जिस्ट ही नहीं करते ना।
अगर आप ये कहें कि जिधर हमारी पीठ है, जिधर हमारी बैक है, वो हमारी डॉर्सल साइड है, तो चलो हमारे में तो शायद आपको बैक साइड और फ्रंट साइड अलग अलग दिखाई देती है। अर्थवर्म तो गोल होता है ना, कैसे पहचानोगे अर्थवर्म की बैक किधर है? क्योंकि आपने तो लिखा कि बैक वाली साइड डॉर्सल साइड होती है ना। बैक वाली डॉर्सल साइड नहीं होती, वर्टिब्रल कॉलम जिधर है वो डॉर्सल साइड है ना। तो यही आपको समझना था यहाँ के हिसाब से कि हम मदर एक्सिस क्यों बनाते हैं। एक फ्लावर में आपको मदर एक्सिस की रिक्वायरमेंट क्या है? तो फ्लावर की एनाटॉमी थ्रू आउट द वर्ल्ड एक ही जैसी रहे, तो उसके लिए फ्लावर को कैसे होल्ड करना है, मतलब फ्लावर को कैसे पकड़ना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। आपको मैं पूरा कोई एक्सेस नहीं समझा रहा, बिकॉज वो तो हमारा सिलेबस भी नहीं है और ना ही हम यहाँ पे अभी उसे पढ़ सकते हैं। जैसे आप एनाटॉमी के अंदर ह्यूमन एनाटॉमी में कभी एक्सेस पढ़ोगे मेडिकल कॉलेज में, ऐसे ही हायर क्लासेस में फ्लोरल की एनाटॉमी करने के लिए हमें फ्लावर के एक्सेस पढ़ाए जाते थे पहले। तो उसमें सबसे पहला जो हमारा एक्सेस, जैसे हमारे लिए सबसे पहले आता है डॉर्सल साइड, पहचानो पूरी बॉडी में कौन सी है, बिकॉज अधिकतर चीजें उस डॉर्सल साइड के रिस्पेक्ट में दी जाती हैं। सेम विद द केस ऑफ ईयर, यहाँ पे हमें सबसे पहले कार्पेल को ढूंढना होता है, और कार्पेल की जो पोजीशन होती है दैट पोजीशन इज द आइडेंटिकल पोजीशन, वो हमारा रेफरेंस है। आगे जो भी होता है वो उसी के रेफरेंस में होता है, तो दैट रेफरेंस इन द केस ऑफ प्लांट इज कॉल्ड मदर एक्सिस। तो सबसे पहले क्या होगा, एक मदर एक्सिस बनाया जाएगा। जैसे मैंने फ्लावर के बीच में जो एक डॉटेड लाइन बना दी है, दैट इज द मदर एक्सिस। मदर एक्सिस जब आप ड्रॉ करोगे तो ये हमेशा पोस्टीरियर साइड पे होता है ना। अब अभी हम आगे फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे, तो आप अपनी बुक में देखोगे तो फ्लोरल डायग्राम के ऊपर एक डॉट बना होगा, दैट डॉट डिनोट्स द मदर एक्सिस, और वो साइड कौन सी होती है, पोस्टीरियर साइड होती है। तो फ्लावर को हमेशा पोस्टीरियर एंड पे होल्ड करना होता है, तो हमें कार्पेल जैसी दिखाई देगी वैसा हम उसका मदर एक्सिस मान लेंगे। अब उसके रिस्पेक्ट में फ्लावर में पार्ट कहाँ है, कैसे हैं, अंदर या बाहर? फ्लावर के बाहर यानी कार्पेल के बाहर बहुत सारी चीजें हैं, लाइक एंड्रोशियम, पेटल एंड सेपल, और उसके अंदर भी कुछ चीजें हैं जो हम पढ़ रहे हैं, दैट इज ओव्यूल, जो प्लेसेंटा के ऊपर है। तो ये एक्सिस हमारा बन गया। अब इस एक्सिस पे हमें देखना है कि क्या है। एक्सिस पे यहां पे इन केस ऑफ मार्जिनल प्रेजेंटेशन जो ओव्यूल होते हैं वो ऐसे अरेंज होते हैं, ये इसके अंदर लाइक दिस। तो मान लीजिए ये सूख गया, इसमें बाहर वो भी बनेंगे, एंड्रोशियम भी बनेगा, पेटल या सेपल भी बनेगा, बट वो सारे फर्टिलाइजेशन के बाद ड्राई हो गए। यहां से ये जो स्टिग्मा स्टाइल था ये भी हट गया, तो ये पूरा क्या बन गया, ये मटर की फली बन के तैयार हो गई, जैसी आपको यहाँ राइट साइड में इमेज में दिखाई गई है ना। तो जो ये लाइन है, जिधर ये दो लाइन नजर आती है, जिधर रिज नजर आती है, मार्जिनल प्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल है फेबेसी। फेबेसी में कार्पेल का नंबर क्या होता है, 1। अभी हमने लिखा मोनोकार्पेलरली के एग्जाम्पल में फैमिली फेबेसी। तो एक्चुअली जो एक कार्पेल है वो ऐसे मुड़ती है, जब एक कार्पेल होगी तो कार्पेल क्या होगी, फोल्ड होगी। जब कार्पेल फोल्ड होगी तो जहां पे कार्पेल के दोनों पॉइंट आके जुड़ेंगे वहां पे एक लाइन बन जाएगी। इस लाइन को हम बोलते हैं वेंट्रल सूचर। ये लाइन कौन सी है, वेंट्रल साइड है, दिस इज कॉल्ड वेंट्रल सूचर। ये लाइन क्या कहलाती है, यहां लिखा है अलोंग द वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवरी। इसी वेंट्रल सूचर पे प्लेसेंटा होगा। हमें अगर ना भी दिखाई दे तब भी हमें यही मानना है कि ये जो वेंट्रल सूचर है यहीं पे प्लेसेंटा होगा, और यहां पे अगर प्लेसेंटा है तो ऑब्वियस है कि फिर यहीं से ओव्यूल अटैच होंगे। ये प्लेसेंटा है तो इसी पे ओव्यूल आ गए। जैसे आप यहां देखोगे एनसीईआरटी के डायग्राम में, तो ये जो लाइन है, दिस लाइन इज वेंट्रल सूचर, और फिर यहीं पे आप मान लीजिए विद प्लेसेंटा। अब आपको जो ये ना रेड से ये दाने जो दिखाई दे रहे हैं, दीज आर ओव्यूल। फिर ये जो स्पेस आ गया, दिस इज लॉक्यूल यानी चैम्बर, और ये जो वॉल आपको दिखाई दे रही है पूरी, ये ओवरी वॉल हो गई। तो इस तरीके से आप पूरा बना सकते हैं। यहां के हिसाब से लिखेंगे तो ये हमारी ओवरी वॉल हो गई, ये अंदर जो स्पेस आ रहा है वो लॉक्यूल हो गया, चैम्बर। एक स्पेस है तो क्या कहलाएगा, यूनिलॉकुलर, और ये आपके नंबर ऑफ ओव्यूल हो गए जो कई सारे हैं, है ना। फिर ये जो डार्क लाइन थी इस साइड में, ये प्लेसेंटा है। अब प्लेसेंटा कहां चला गया, किनारे पे, मदर एक्सिस के साइड में हो गया, फॉर्मिंग ए रिज,
दो लाइन जहां पे ये कार्पेल फोल्ड होगी, तो जब कार्पेल फोल्ड होगी तो यहाँ दो लाइन नजर आएंगी, यही प्लेसेंटा ग्रो करता है। तो प्लेसेंटा कहाँ हो गया? अलोंग द मार्जिन हो गया, अलोंग द वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवरी हो गया, और इसी पे जो है वो ओव्यूल अटैच हो जाएंगे। तो इस प्रेजेंटेशन को क्या बोल देंगे? मार्जिनल प्रेजेंटेशन, है ना। तो ये मार्जिनल प्रेजेंटेशन कहलाएगा। अब वही जैसे मैंने भी आपको बताया था कि मटर की फली को जब आप घर पे लाके देखोगे तो एक तो मटर की फली पे फोल्ड करने का निशान होगा, जैसे आप पेपर को लेके फोल्ड करिए, तो पेपर को लेके फोल्ड करके जहां जोड़ोगे वहां तो टेप लगाओगे, तो वहां तो आपको दोनों साइड्स जोड़ी अलग अलग दिखाई देंगी, बट जहां से फोल्ड करोगे वहां पे सिर्फ मुड़ने का निशान आएगा। तो मटर की फली में एक तरफ तो दो लाइन नजर आती है और एक तरफ हल्की एक पतली लाइन नजर आएगी। तो जो पतली लाइन नजर आ रही है वो तो मुड़ने का निशान है, एक्चुअली जहां से जुड़ी है वो लाइन क्या है? वो वेंट्रल सूचर है। जब आप मटर की फली को पकड़ के खोलोगे तो खुलने के बाद ये आधी आधी ऐसे हो जाएगी। अगर हम इसको ओपन करके बनाए तो ये एक हाफ है, ये दूसरा हाफ है, ये नीचे से जुड़े हुए हैं, है ना। तो होगा क्या कि एक सीड यहाँ पे है तो एक यहाँ जाएगा, फिर एक यहाँ आएगा, तो फिर एक यहाँ आएगा, फिर एक यहाँ आएगा, तो फिर एक यहाँ आएगा। तो प्लेसेंटा आपको कहाँ मिला? ये लाइन जो मैंने दो बनाई थी वो दोनों अलग अलग हो गई। प्लेसेंटा आपको ये मिलेगा यहाँ, या प्लेसेंटा आपको मिलेगा यहाँ, ये प्लेसेंटा है सारा। तो ये ऐसे करके जुड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड मार्जिनल प्रेजेंटेशन, है ना। क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है कि मैंने जो डायग्राम बनाया, जो एनसीईआरटी में डायग्राम बनाया है, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ये एलएस है। एलएस समझते हैं ना, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन। जब इसी को आप ट्रांसवर्स सेक्शन में बनाओगे, मतलब जब आप इसको यहां से कट करो, अगर हम इसको मान लीजिए ऐसे कट कर रहे हैं तो हमें कैसा दिखाई देगा? फिर हमें ये ऐसा दिखाई देगा, इट लुक्स लाइक दिस, कि ये ओवरी की वॉल है, ये प्लेसेंटा है, और इसके अंदर ये ओव्यूल नजर आ रहा है। तो ये ओवरी वॉल, दिस वन इज चैम्बर, लॉक्यूल, दिस वन इज ओव्यूल, फिर एक टाइम पे एक ही ओव्यूल दिखाई देगा, ये प्लेसेंटा। अब आप देखोगे तो एक्सिस कहां पे होगा? ये एक्सिस है, तो प्लेसेंटा एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गया। भाई मार्जिन पे प्लेसेंटा है, काटा ऐसे है, जब ऐसे काटोगे और ऐसे प्लेसेंटा है तो क्या होगा? परपेंडिकुलर एंगल बन जाएगा। तो डायग्राम में ये भी आपको समझना है कि एनसीईआरटी ने जो डायग्राम बनाया वो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का है, एलएस, और आगे जितने भी प्लेसेंटेशन के डायग्राम बने हैं वो सारे ट्रांसवर्स सेक्शन के बने हुए हैं, टीएस के। और फिर आप बेसल प्रेजेंटेशन पढ़ोगे जिसका स्ट्रक्चर आपको नीचे जो ये बना हुआ है ना, ये ट्रांसफर सेक्शन है, ऐसा ही नजर आएगा। तो लेकिन उसमें क्या चेंजेस है, वो चेंजेस आपको मैं बेसल में समझाऊंगा कि मार्जिनल और बेसल को पहचानोगे कैसे। मार्जिनल में पहचानने का ये है कि मदर एक्सिस के परपेंडिकुलर जाएगा प्लेसेंटा, जबकि अगर इसी डायग्राम को मान लीजिए, ये डायग्राम आपने जो बनाया नीचे वाला, इसको मैं 90 डिग्री पे नीचे घुमा दूं तो जो प्लेसेंटा है वो मदर एक्सिस पे आ जाएगा। सीट घुमा दीजिए। अब आप कहेंगे सर घुमा के बना लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, नाम तो वही रखने हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मदर एक्सिस के जो चीज परपेंडिकुलर है आप मदर एक्सिस के पैरेलल में कैसे ले आओगे? अपनी मर्जी से थोड़ा ला सकते हो। हमारी बॉडी में मान लीजिए हमारा कोई एक्सिस है, उसके साइड में अगर कोई चीज है तो आप कहें कि सर मैं बॉडी को घुमा देता हूं तो साइड वाली चीज उस लाइन पे आ जाएगी, तो बॉडी तो ना घूम जाएगी। तो ऐसे यहां भी है कि हम किसी भी चीज को चेंज नहीं कर सकते, जैसा है वैसा ही ध्यान रखना है। तो मार्जिनल प्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ कि एक प्लेसेंटा बना, मोनोकार्पुलरली ओवरी होती है फैबेसी फैमिली में, आप जानते ही हैं। अभी हमने मोनोकार्पुलरली के एग्जांपल में भी लिखा। तो मोनोकार्पुलरली ओवरी के केस में बात ये आएगी कि जब एक कार्पल फोल्ड होगी तो जहां पे फोल्ड होगी वहां पे एक लाइन बनेगी, 2 रोज बन जाएंगी, उसको हम वेंट्रल सूचर बोलते हैं। उस वेंट्रल सूचर के ऊपर अंदर की तरफ प्लेसेंटा गो कर जाएगा जहां पे कई सारे ओव्यूल होंगे। ऐसे प्रेजेंटेशन को मार्जिनल प्रेजेंटेशन कहते हैं, बिकॉज क्योंकि वो ओवरी के मार्जिन पे ग्रो कर रहे हैं। सीड्स यानी ओव्यूल जो पहले थे वो ओवरी के मार्जिन पे अटैच है। एग्जाम्पल क्या आएगा? फैमिली फैबेसी, ये लिखा हुआ है, या पी आपकी बुक में लिखा है। तो पी या फैबेसी फैमिली में कैरेक्टरिस्टिक है कि वहां मार्जिनल प्रेजेंटेशन होता है। क्लियर? सेकंड पे चलते हैं, पैराइटल प्रेजेंटेशन, है ना। अब पैराइटल के केस में क्या होगा? जैसे राइट साइड में जो पैराइटल का बना है वो आप देख सकते हो। आपको पैराइटल में क्या क्या चीजें होंगी, पहले आपको ऐसे समझाता हूं कि पैराइटल में हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ पे बाई कार्पेलरली ओवरी होगी या मल्टी कार्पेलरली होगी।
दो या दो से ज्यादा कार्पेल होंगी तो ही पैराइटल बन सकता है, मोनोकार्पेलरली से पैराइटल नहीं बन सकता। और मार्जिनल प्रेजेंटेशन मोनोकार्पेलरली के अलावा किसी और में नहीं हो सकता। ये भी इंपॉर्टेंट है कि मार्जिनल प्रेजेंटेशन आपको केवल मोनोकार्पेलरली ओवरी में मिलेगा और किसी कंडीशन में नहीं मिलेगा। अगर बाइकार्पेलरली या पॉलीकार्पेलरली तक अलग अलग कंडीशंस है तो उसमें पैराइटल का भी एक ऑप्शन है, उसमें मार्जिनल नहीं आ सकता। तो यहाँ बाई टू मल्टी कार्पेलरली चाहिए। अब जितनी कार्पेल होंगी उतने चैम्बर भी होंगे। लाइक ये एक कार्पेल है, ये एक कार्पेल है, दोनों को जोड़ दिया। जब दोनों को जोड़ोगे तो दोनों अंगूठे जुड़ गए, तो ये अंगूठा क्या बन जाएगा, पार्टीशन, एक चैम्बर ये और एक चैम्बर ये। तो ये दोनों चैम्बर है, बीच में ये लाइन आ गई, तो ऐसे ये जुड़ गए, बीच में लाइन मान लीजिए, लाइक दिस, है ना। अगर ये ऐसे फोल्ड होगा तो ये दिखाई देगा। तो दो कार्पल बाहर से है, एक ये और दो चैम्बर है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो जितनी कार्पल उतने चैम्बर। लेकिन यहाँ क्या होना है, अंदर जो चैम्बर बनना है वो डिसॉल्व हो जाएगा, अंदर जो पार्टीशन बनना चाहिए वो खत्म हो गया। तो कार्पेल का नंबर तो हो गया दो या दो से ज्यादा, लेकिन अंदर जो चैम्बर बनेंगे वो कैसे बनेंगे, यूनिलॉकुलर, चैम्बर एक ही रहेगा। मार्जिनल में तो एक कार्पेल है, एक चैम्बर है, कोई इश्यू ही नहीं है, मोनोकार्पेलरली ओवरी और यूनिलॉकुलर ओवरी। लेकिन यहां क्या है, ओवरी तो बाई टू मल्टी कार्पेलरली हो गई, बट चैम्बर अंदर रहेगा यूनिलॉकुलर। अब ओव्यूल कहां अरेंज होंगे, ओव्यूल अरेंज होंगे ऑन द इनर वॉल। जो सेलिएंट फीचर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। ओव्यूल्स कहां मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको ऑन द इनर वॉल, पेरिफेरी कहते हैं, अंदर वाली पेरिफेरी ऑफ ओवरी। तो जब ये कंडीशन होगी कि बाई टू मल्टी कार्पेलरली ओवरी हो, यूनिलॉकुलर हो अंदर से, और जो ओव्यूल्स है वो इनर वॉल और पेरिफेरी ऑफ द ओवरी पे हो, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, पैराइटल प्रेजेंटेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में ब्रेसिकेसी फैमिली दी हुई है या फिर आर्जिमोन दिया हुआ है, दो नाम दे रखे हैं, मस्टर्ड की फैमिली ब्रेसिकेसी है और आर्जिमोन मैक्सिकाना एक वीड प्लांट है वो। ये दोनों आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं, ठीक है। अब इस केस में क्या करना है, डायग्राम कैसे बनेंगे। ये जो डायग्राम बना है ये तो किसी और का बना हुआ है, मैं आपको ब्रेसिकेसी में, क्योंकि दो होती हैं ओवरी, बाइकार्पेलरली के एग्जांपल में आपने अभी ब्रेसिकेसी लिखा, तो ब्रेसिकेसी में क्या होगा, इट लुक्स लाइक दिस, कि ये एक कार्पेल है, ये दूसरी कार्पेल है। अगर ये दोनों कार्पेल जुड़ेंगी तो यहां जुड़ने का निशान आएगा, है ना। यहाँ पे सेप्टा भी यानी पार्टीशन भी तो बनेगा, लेकिन अगर ये पार्टीशन बना दोगे तो अंदर दो चैम्बर हो जाएंगे, लेकिन यहां तो दो चैम्बर होते नहीं, अंदर ये पार्टीशन डिसॉल्व होना है ना। तो अंदर जब पार्टीशन डिसॉल्व होगा तो चैम्बर एक रह जाएगा। तो इंटरनली एक चैम्बर है यूनिलॉकुलर, लेकिन बाहर से कितनी ओवरी होंगी, बाई टू मल्टी कार्पेलरली कोई भी। अगर मान लीजिए 5 हैं तो 5 चैम्बर अंदर नजर आने चाहिए, लेकिन सबके अंदर के पार्टीशन डिसॉल्व कर दीजिए, अंदर से एक ही है, बाहर से 5 है, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। अब होता क्या है, प्लेसेंटा कहां मिलेगा, ये ओवरी की वॉल है जो सर्किल से बने हुए हैं, ये दो ओवरी की वॉल में अंदर की तरफ इनर वॉल ऑफ द ओवरी पे जाना है, यहीं पे प्लेसेंटा ग्रो करेगा। तो प्लेसेंटा कैसे ग्रो करेगा, प्लेसेंटा इस तरीके से ग्रो करेगा कि ये प्लेसेंटा यहां है, इनर वॉल ऑफ द ओवरी पे, जहां से ये कार्पेल जुड़ती है ना, ये यहां प्लेसेंटा है। जैसे इस डायग्राम में देखोगे तो प्लेसेंटा ये है, एक ये है, ये प्रोबेबली ट्राई कार्पेलरली से बना होगा, इसलिए मतलब इसके आप कह सकते हैं कि लाइक दिस, ऐसे सिचुएशन होनी चाहिए थी, बट ये डॉटेड लाइन है नहीं एक्चुअली। या इसको ऐसे बना सकते हैं कि यहां से ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे। तो अब जैसे मैं यहां बना रहा हूं तो मैंने यहाँ पे क्या कि एक ओव्यूल इधर बना दिया, एक ओव्यूल मैंने ऐसे बना दिया, ये सिचुएशन आ जाएगी। तो ये तो हो गए ओव्यूल, ये हो गई ओवरी वॉल, ये हो गया प्लेसेंटा जो इनर वॉल ऑफ द ओवरी पे है। अब चैम्बर की बात करते हैं। चैम्बर में क्या होता है, ब्रेसिकेसी में जो ये प्लेसेंटा है ना, ये टाइम के हिसाब से ग्रो करता जाता है, इसका ग्रोथ होती जाएगी, और ग्रोथ होते होते ये दोनों ओव्यूल के बीच में चला जाएगा, लाइक दिस। जब बीच में चला जाएगा तो एक टेम्परेरी पार्टीशन बन जाएगा, क्योंकि प्लेसेंटा एक फ्लैशी टिश्यू होता है, तो जब ड्राई होगा तो एक थिन मेम्ब्रेन के जैसा छूट जाएगा, तो इट्स ए फ्लैशी पोर्शन। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये फॉल्स पार्टीशन यानी सेप्टा बन गया, इसको हम बोलते हैं सेप्टम।
फॉल्स सेप्टम का नाम भी है। दिस फॉल्स सेप्टम इज कॉल्ड रेपलम। और लेकिन आंसर क्या आएगा? आंसर ये यूनिलॉकुलर ही है। आपको दिख रहा है केवल ये बाइलॉकुलर। इट अपीयर्स एज बाइलॉकुलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ false septum called repulum and this is the characteristic feature of family Brassicaceae। ये मैंने किसका डायग्राम बनाया है? ये मैंने Brassicaceae का बनाया है, मस्टर्ड का। Brassicaceae के अंदर ये false septum प्रेजेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है कि ओवरी कैसी है? वन चैम्बर्ड। आंसर तो यही आएगा कि ओवरी यूनिलॉकुलर है, बट इट बिकम्स बाइलॉकुलर। ये आपको दो चैम्बर के जैसा दिखाई देगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ false septum। इसको हम क्या बोलते हैं? रेपलम। तो ये आपको ब्रेसिकेसी फैमिली में मिलेगा। रेपलम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली ब्रेसिकेसी। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि ब्रेसिकेसी में अंदर कंडीशन क्या है, यूनिलॉकुलर या बाइलॉकुलर, तो आंसर आएगा यूनिलॉकुलर, क्योंकि लॉक्यूल यानी पार्टीशन ट्रू पार्टीशन होने चाहिए। ट्रू पार्टीशन तब होगा जब वो ओवरी की वॉल से बनेगा। अगर दो ओवरी को जोड़ा है तो बीच में जो लाइन आएगी वो ओवरी की वॉल आएगी ना, इस ओवरी की और इस ओवरी की वॉल जहां मिलेंगी वहां पे भी ओवरी वॉल ही आएगी। तो पार्टीशन एक्चुअली किससे बनना चाहिए? ओवरी वॉल से। बट यहां किससे बन रहा है? ड्यू टू इनवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा अंदर ग्रो कर रहा है इसलिए पार्टीशन बन गया। तो उसको हमने बोल दिया फॉल्स सेप्टम एंड द कंडीशन एंड द पर्टिकुलर नेम इज कॉल्ड रेपलम। दिस इज द केस ऑफ फैमिली ब्रेसिकेसी। जहां तक पैराइटल की बात थी कि ये पैराइटल प्रेजेंटेशन क्यों है, पैराइटल प्रेजेंटेशन का मतलब ये था कि ये ऐसी ओवरी में डेवलप होगा जो बाई टू मल्टी कार्पेलरली से बिलोंग करती हो, बट फ्यूजन होने के बाद सारी फ्यूज हो गई। फ्यूजन होने के बाद सारे पार्टीशन डिसॉल्व हो गए, अंदर चैम्बर एक ही रह जाएगा। सो इंटरनली इट इज यूनिलॉकुलर। नंबर ऑफ ओव्यूल कई सारे होंगे, लेकिन ओव्यूल का अरेंजमेंट कहां पे है? ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी। सो अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्या बन जाएगा? पैराइटल प्रेजेंटेशन बन जाएगा। क्लियर? थर्ड, एक्साइल। ये प्रेजेंटेशन हो जाएगा, मैं उसके बाद आपको ब्रेक दूंगा। तो अगर आप पूछें इससे पहले कि सर ब्रेक का क्या है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्या है? एक्साइल। अब एक्साइल में क्या करना है? एक्साइल में आपको क्या करना है कि जितनी कार्पेल रखनी है उतने ही चैम्बर रखने हैं, है ना। सर बफर हो रहा है। बफर क्यों हो रहा है? मेरे पास तो ठीक है बेटा। सो एक्साइल में सिचुएशंस क्या करनी है? एक्साइल में सिचुएशन ये रखनी है कि जितनी कार्पेल उतने चैम्बर। कंडीशन क्या आएंगी एक्साइल के लिए? हम पहले कंडीशन की बात करते हैं। कंडीशन सेम रखनी है आपको, बाई कार्पेलरली से मल्टी कार्पेलरली, अलग अलग ऑप्शन है। और ओव्यूल कहां नजर आएंगे आपको? सेंट्रल एक्सिस पे। जैसे पैराइटल में पेरिफेरी पे थे, वैसे यहां पे ये सेंट्रल एक्सिस में आ गए। इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है? नंबर ऑफ कार्पेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ लॉक्यूल। आप ये देख के पता कर सकते हैं कि कितनी कार्पेल होगी यहां पे। जैसे ही आप सेक्शन कट करोगे आपको 5 चैम्बर दिखाई दे रहे हैं तो 5 कार्पेल होंगी, 3 चैम्बर है तो 3 कार्पेल होंगी, 2 चैम्बर है तो 2 कार्पेल होंगी, 2 से ज्यादा ही होंगी, 2 या 2 से ज्यादा। एक में तो बनेगा नहीं एक्साइल, एक में तो एक ही बनता है मार्जिनल, या फिर अभी हम लास्ट में पढ़ेंगे बेसल, और कोई नहीं बन सकता मोनोकार्पेलरली से। तो एक्साइल के लिए आपको बाई टू मल्टी कार्पेलरली चाहिए। ओव्यूल सेंट्रल एक्सिस पे नजर आएंगे। नंबर ऑफ कार्पेल जितनी होगी उतने ही नंबर ऑफ लॉक्यूल है। तो सेक्शन कट करके ही हम आइडिया लगा लेंगे कि जितने हमें चैम्बर दिखाई दे रहे हैं उतने ही जो है यहाँ पे होंगे। एक्साइल वर्ड कहां से आया? क्योंकि ओव्यूल सेंट्रल एक्सिस पे है, जो सेंटर में एक्सिस है वो। अब जैसे यहां कहा जाए कि एनसीईआरटी के डायग्राम से यहाँ प्लेसेंटा कहां दिखाई देगा, तो प्लेसेंटा ये है, ये जो रेड वाला सेक्शन है ये, दिस इज प्लेसेंटा, ये सेंट्रल एक्सिस पे है। और यहाँ 3 कार्पेल है, 1 2 3। जितनी कार्पेल है उतने चैम्बर है। ये जो लाइन बनी है, दिस लाइन इज कॉल्ड ट्रू पार्टीशन, ये ट्रू सेप्टा है। ट्रू सेप्टम क्यों कहा गया? क्योंकि ये ओवरी वॉल से बना, ये प्लेसेंटा से नहीं बना है। ये रेपलम वाला केस नहीं है। पहली और तीसरी ओवरी मिली होगी तो ये लाइन बन गई, तीसरी और दूसरी ओवरी पास में आई तो ये लाइन बन गई, दूसरी और पहली ओवरी आई तो ये लाइन बन गई। तो ये एक्चुअल पार्टीशन है, तो ये ट्रू सेप्टा कहलाएंगे। तो जितनी सेप्टा यानी जितने चैम्बर बन गए उतनी ओवरी रही होंगी। 3 चैम्बर 3 ओवरी, 5 चैम्बर 5 ओवरी, 10 चैम्बर 10 ओवरी, 2 चैम्बर 2 ओवरी। सेम ओव्यूल कहां चले गए? सेंट्रल एक्सिस पे, इसीलिए ये एक्साइल बन गया।
एक्साइल के अलग अलग एग्जाम्पल है, जैसे सबसे इजी एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ से देता हूँ, भिंडी। आपने सबने लेडी फिंगर देखा होगा। आप भिंडी को गोल गोल काटिए तो आपको 5 नजर आएंगे। भिंडी में 5 कार्पल होती है, पेंटा कार्पलरनी में भी आपने एग्जाम्पल लिखा था। भिंडी का डायग्राम बनाओगे कट करने के बाद तो ये है भिंडी, यहाँ पे ये 5 चैम्बर है, सबको दिखाई देते हैं। बाहर से भी 5 लाइन होती हैं, आसानी से देख सकते हो। हर चैम्बर में सीड भिंडी का ऐसे अरेंज होगा। दिस इज द केस ऑफ मालवेसी, है ना, लेडी फिंगर, सब जानते हैं। सबसे आसान तरीका है एक्साइल प्रेजेंटेशन को पहचानने का, जितनी कार्पल उतने चैम्बर, फिक्स। सबसे इजी प्रेजेंटेशन है इन टर्म्स ऑफ रिकॉग्निशन, कि अगर आप देख के समझना चाहो कि मुझे इसमें कौन सा प्रेजेंटेशन है, तो जितनी कार्पल उतने चैम्बर मींस प्लेसेंटा एक्साइल। और उसमें सीड यानी ओव्यूल कहाँ पे होंगे, एट द सेंट्रल एक्सिस, वो हमेशा बीच में दिखाई देंगे। तो मालवेसी फैमिली आप इमेजिन कर सकते हो, ये मालवेसी ऊपर दिया हुआ है। ऐसे टोमेटो यानी सोलेनेसी में 2 कार्पल होती हैं, तो सोलेनेसी में आप डायग्राम आगे बनाओगे तो यहाँ प्लेसेंटा ऐसे बना हुआ है। सोलेनेसी का जो प्लेसेंटा है वो थोड़ा फूला हुआ होता है बीच में, ये प्लेसेंटा है सारा। तो ये 2 कार्पल थी तो 2 चैम्बर हो गए। अब यहाँ पे आपको ओव्यूल नजर आएंगे ऐसे। टमाटर को काट के देखिए आप, शिमला मिर्च को काट के देखिए, हरी मिर्च को काट के देखिए, सब में दिख जाएगा। शिमला मिर्च पे भी आपको एक व्हाइट सा पोर्शन डिस्क के जैसा दिखाई देगा, जिसपे छोटे छोटे सीड्स होते हैं। तो दैट डिस्क पोर्शन इज कॉल्ड स्वलन प्लेसेंटा होता है, फूल जाता है, तो वो प्लेसेंटा स्वलन है, सोलिनेसी फैमिली का है। टमाटर में काटेंगे तो बीच में भी आपको सेंटर में दिखाई देगा। तो ये सोलिनेसी का डायग्राम हो गया। वहां 2 कार्पल है तो 2 चैम्बर आपको समझ में आ रहे हैं। सोलिनेसी में आप टोमेटो ले लीजिए, सबसे इजी एग्जाम्पल यही है। ये जो डायग्राम बना है ये लिलिएसी का बना हुआ है। लिलिएसी में 3 कार्पल होती हैं, है ना, ये लिखा है ट्यूलिप, लिलिएसी, टोमेटो, सोलिनेसी। आपने लेमन को कट किया होगा, लेमन के अंदर नंबर फिक्स नहीं होता। अभी हमने लेमन यानी सिट्रस में क्या लिखा था, लेमन के अंदर पॉलीकार्पोरली था, तो लेमन में हमें ये नहीं पता कि ये कितने हैं, ये कई सारे हो सकते हैं। लेकिन लेमन को हाफ करके जब कट करोगे तो सीड यहाँ पे होते हैं, सेंटर में प्लेसेंटा होगा। तो ये सिट्रस का है ना। जैसे संतरे के अंदर आप देखोगे संतरे में फांक कितनी होती है, कोई किसी को नहीं पता। संतरे को अगर काट दिया जाए ट्रांसफर सेक्शन में और फिर कहा जाए कि संतरे में कितनी फांक दिखाई दे रही है, तो जितनी फांक उतनी कार्पल। मान लीजिए सारी सेन कार्पस कंडीशन है तो सारी कार्पल जुड़ गई, संतरा एक बन गया। बाहर से संतरा अलग अलग नहीं होता, बाहर से एक ही है, छीलने के बाद आपको अंदर बहुत सारी संतरे की फांक नजर आएंगी। तो जितनी फांक उतनी कार्पल। ऐसा भी नहीं होता कि सारे संतरे में नंबर ऑफ दोज स्ट्रक्चर्स आर सेम, छोटा संतरा होगा कम होंगी, बड़ा संतरा होगा ज्यादा होंगी, वो वेरिएबल होता है। तो अभी हमने जैसे लिखा कि पॉलीकार्पेलरली ओवरी है तो उसमें नंबर फिक्स नहीं था हमारा। तो एक्साइल प्रेजेंटेशन पढ़ना या समझना सबसे आसान है, बिकॉज नंबर ऑफ कार्पल इज इक्वल टू नंबर ऑफ लॉक्यूल। अब एक्साइल से आगे क्या बनेगा, फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल में आपको क्या करना है, आपको ये जो पार्टीशन एक्साइल वाला है ना ये खत्म करना है। अगर आप पार्टीशन खत्म कर दोगे तो फिर यूनिलॉकुलर बन जाएगा। बाई कार्पुलरली है बट अंदर से चैम्बर कैसा बन जाएगा, यूनिलॉकुलर। या पॉली कार्पुलरली है, मल्टी कार्पुलरली है, अंदर से चैम्बर कैसा रह जाएगा, यूनिलॉकुलर। और ओव्यूल कहां गए, सेंट्रल एक्सिस पे, क्योंकि बाई टू मल्टी कार्पुलरली और यूनिलॉकुलर में अगर ओव्यूल पेरिफेरी पे है तो पैराइटल बनता है। बाई टू मल्टी कार्पुलरली यूनिलॉकुलर में ओव्यूल अगर सेंट्रल एक्सिस पे है तो फ्री सेंट्रल बन जाएगा। ये नेक्स्ट है डायंथस और प्रिमरोज, ये बना ही हुआ है, मैं भी यही डायग्राम बनाने वाला हूं। यहां भी सिचुएशन क्या आएगी, बाई कार्पुलरली टू मल्टी कार्पुलरली ओवरी है, चैम्बर एक ही आएगा, यूनिलॉकुलर। अगर आप इन चीजों को देखोगे तो यही आपने पैराइटल में लिखा था, मीनू अमर, इसमें लिखा है वाटरमेलन। बेटे वाटरमेलन के अंदर ये वाला केस नहीं है, फ्री सेंट्रल नहीं है वाटरमेलन के अंदर, है ना। फ्री सेंट्रल आपको डायंथस और प्रिमरोज याद रखना है ना। सो बाई कार्पुलरली टू मल्टी कार्पुलरली यूनिलॉकुलर। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि ओव्यूल इनर वॉल ऑफ द पेरिफेरी पे है तो बन जाता पैराइटल। हम क्या लिख रहे हैं, ओव्यूल एट सेंट्रल एक्सिस है, जैसे एक्साइल में बनाया। बट एक्साइल में यूनिलॉकुलर नहीं था, एक्साइल में जितनी कार्पल थी उतने चैम्बर थे। तो ये वाला केस आएगा कि मान लीजिए ये हमने बना दिया तो कार्पल का नंबर हमें नहीं पता, मल्टी कार्पुलरली है, सेंटर में ये परसेंटा है, इसके ऊपर जो है वो आपने सीड्स यानी ओव्यूल को अरेंज कर दिया।
अब इसमें चैम्बर अगर देखोगे तो एक ही है, तो है ये यूनिलॉकुलर। ओवरी का नंबर नहीं पता, तो ये किसका डायग्राम बन गया, यही राइट साइड में बना हुआ है। ऊपर एनसीईआरटी से भी देखोगे तो ये फ्री सेंट्रल है, या इसको डायंथस और प्रिमरोज इन दोनों के अंदर ये प्रेजेंट है। तो आपको ये याद रखना है कि फ्री सेंट्रल के केस में क्या सिचुएशन आएगी, है ना। एंड लास्ट जो आएगा वो बेसल प्रेजेंटेशन है। ये बीच में एक सुपरफिशियल भी है, वो छोड़ दीजिएगा, हमें प्रेजेंटेशन में सुपरफिशियल पूछा नहीं जाएगा, हम बेसल प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, है ना। बेसल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सिंगल ओव्यूल होगा, एक ही ओव्यूल होगा, इसका मतलब एक ओवरी में एक ओव्यूल, तो सीड सबसे बड़ा बनेगा, सबसे हेल्दी होगा। मोस्ट एडवांस टाइप का प्रेजेंटेशन अगर कहा जाए तो यही वाला है ना। बेसल में आप क्या बनाओगे, दैट इज दिस वन इज ओवरी, ये थैलेमस आएगा बेसिकली, ये ओवरी हो गई, यहाँ पे स्टिग्मा स्टाइल ऐसे आप बनाओगे, यहाँ पे बेस पे प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा है, और इस प्लेसेंटा के ऊपर एक बड़ा सा ओव्यूल ग्रो कर जाएगा, एक ही होगा, देयर इज सिंगल ओव्यूल, फिक्स है। यहाँ पे ओवरी ये है, लॉक्यूल ये रहा, प्लेसेंटा ये रहा। ओवरी यहां पे कितनी होती है, या तो एक या दो, या तो ये बनेगा मोनोकार्पेलरी या बनेगा बाइकार्पेलरी से, बस और किसी से नहीं बनेगा। अगर बाइकार्पेलरली है तो यूनिलॉकुलर होना जरूरी है, दोनों कार्पल को पार्टीशन डिसॉल्व करना है, एक ही रखना है चैम्बर। मोनो है तब तो दिक्कत ही नहीं है, यूनिलॉकुलर ही आएगा। तो दो कंडीशन है बेसल के होने की, या तो मोनोकार्पुलरली यूनिलॉकुलर या फिर बाइकार्पुलरली, फिर दोनों कार्पल फ्यूज कर जाए, दोनों का पार्टीशन डिसॉल्व हो जाए, तो फिर अंदर दोबारा से यूनिलॉकुलर। तो ये दो ऑप्शंस हमें मिल सकते हैं बेसल प्रेजेंटेशन के लिए, मोनोकार्पुलरली यूनिलॉकुलर ओवरी, बाइकार्पुलरली सिनकार्पस यूनिलॉकुलर ओवरी। In both the cases there is large ovule at the base of the ovary. At the base of the ovary पे क्या होगा, एक सिंगल ओव्यूल होगा अकेला, अटैच टू इट, प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है। एग्जाम्पल हो गए, अगर बाइकार्पुलरली यूनिलॉकुलर से एग्जाम्पल लिखोगे तो ये आएंगे सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं, सनफ्लावर है, गेंदा, मैरीगोल्ड है। और अगर आपने मोनोकार्पुलरली से एग्जाम्पल लिया तो यहाँ पे ग्रास फैमिली, वीट, मेज, ये सब आ जाएंगे। और मोस्ट एडवांस टाइप का प्लेसेंटेशन अगर पूछा जाए कौन सा है, तो यही है, बेसल प्लेसेंटेशन इज मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन। क्यों एडवांस है, क्योंकि एक फ्रूट के अंदर एक ही सीड बनेगा भाई, एक ओवरी में अगर एक ओव्यूल है तो एक फ्रूट के अंदर एक ही सीड बनेगा। जैसे सनफ्लावर का फ्रूट और सीड एक ही होता है, वीट में जो गेहूं का जो दाना है, जो मक्के का दाना है, मेज का, वही फ्रूट है और वही सीड है। क्योंकि फ्रूट और सीड के बीच में स्पेस यहां तो दिखाई भी दे रहा है, लॉक्यूल, जब ये फर्टिलाइजेशन के बाद एक्चुअली फ्रूट और सीड में जाएगा तो ये जो लॉक्यूल है ना, ये खत्म हो जाएगा। सीड जब ग्रो करेगा तो फ्रूट की वॉल से मिल जाएगा, तो वही स्ट्रक्चर फ्रूट है, वही स्ट्रक्चर सीड है। सिंगल लार्ज ओव्यूल एट द बेस ऑफ ओवरी इज कॉल्ड बेसल प्रेजेंटेशन, डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पुलरली यूनिलॉकुलर और बाइकार्पुलरली सिनकार्पस यूनिलॉकुलर ओवरी। एग्जाम्पल वीट या मेज, अगर मोनोकार्पुलरली से बना तो, अगर सनफ्लावर से बना तो फिर बाइकार्पुलरली सिनकार्पस कंडीशन होनी चाहिए। ये दोनों केस में बेसल प्रेजेंटेशन आएगा, है ना। प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट था, एस्टिवेशन इंपॉर्टेंट था, और ये बताओ, ये दो चीजें ऐसी हैं जहां पे हमने अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट्स पढ़े कि सेपल या पेटल या टैपल का अरेंजमेंट तो एस्टिवेशन, ऐसे ओव्यूल का अरेंजमेंट तो फिर हमने उसे बोला प्रेजेंटेशन, ऐसे लीफ का अरेंजमेंट तो हमने बोला फाइलोटैक्सी, फ्लावर का अरेंजमेंट तो हमने पढ़ा इनफ्लोरेसेंस। तो जो ये अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आपको कई सारे मिलेंगे, इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक कि प्रेजेंटेशन कैसा है ना। यहां तक हमने जो भी पढ़ा दैट इज बेसिकली व्हाट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, कि फ्लावर में कितने पार्ट्स थे, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनीशियम, और फ्लावर तक हमने स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया। तो ये प्री फर्टिलाइजेशन का जो हमारा पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब हम कंसिडर कर रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा और इंटरनली डेवलपमेंटल चेंजेस क्या रहे होंगे, तो वो सब ऑलरेडी आप सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ते हो। बट हम कंसिडर कर लें कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो हमें स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, दोज आर फ्रूट्स एंड सीड,
हमें जहां ओवरी बनाई है वहीं पे बन जाएगा फ्रूट, और जहां पे हमने ओव्यूल बनाया है वहां बन जाएगा सीड। प्लेसेंटा जहां बना है वहां पे वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो नेक्स्ट 2 टॉपिक हमें जो पढ़ने हैं वो आएंगे फ्रूट और सीड, है ना। फिर हम पढ़ेंगे फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला और फैमिलीज का डिस्क्रिप्शन, है ना। कल आई थिंक आपका ये चैप्टर खत्म हो जाए, कल परसों जो भी नेक्स्ट क्लास होगी प्रोबेबली हम इस चैप्टर को फिनिश कर चुके होंगे, है ना। अभी के लिए इतना ही, ब्रेक के बाद मिलते हैं थोड़ी देर बाद। 11:20 अप्रॉक्सीमेटली होने वाला है, 11:35 पे कंटिन्यू करते हैं।